गांव का एक लड़का आज 50,000 करोड़ के बासमती एम्पायर के पीछे एक बहुत जरूरी रोल प्ले किया है। प्रति वर्ष करीब 10 मिलियन टन चावल पैदा होता है देश में, जिसमें से 6 मिलियन टन चावल जो है वो निर्यात होता है। उससे जो है देश को करीब 50,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन तकरीबन होता है। केवल बासमती से हमारे देश में इतना एक्सपोर्ट और फॉरेन करेंसी। अगर हम चावल की पूरी बात करें तो तकरीबन ये 1 लाख करोड़ के आसपास है चावल का पूरा। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। पद्मश्री A.K. सिंह सर, हमारे देश में पॉलिटिशियंस को, सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को हम काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं उन वैज्ञानिकों के बारे में जिनके कारण आज लाखों लोग का ज़िंदगी बेहतर हुआ है। आज अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान बासमती के चावल के द्वारा बेहतर आमदनी कमा पा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका काम रहा है सर। सबसे पहले तो मैं एग्रीटॉक का और अभिनव आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कृषि को बहुत नज़दीक से देखे होने के कारण जो है कृषि की सारी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और उसको महसूस करते हैं और उसका समाधान करने में मजा आता है। इस प्रकार से हम चावल की खेती में परिवर्तन लाएं कि पानी कम लगे, ये विषय शोध का है। नई किस्में जो हम लेकर के आए हैं, ये 120 से 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, तो पानी की काफी बचत होती है। अगर हम रोपाई को छोड़ करके धान की सीधी बिजाई करें तो उसमें भी 30% के आसपास पानी की बचत होती है। अगर बायो फर्टिलाइजर की हम सही माने में प्रयोग करें तो 25% हम पोषक तत्वों की आपूर्ति बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से कर सकते हैं। धान को हमेशा पानी में खड़ा रहना चाहिए, क्या ये सही है या गलत? नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन जब हम चावल की खेती में बात करें तो हम सुनते हैं कि पानी चावल बहुत ले लेता है, डबल बर्निंग का बात कर रहे हैं। दिल्ली में लोग ज्यादा शोर मचाते हैं इसलिए सबको पता चलता है, लेकिन वो धुआं जो जहाँ पे जलता है वहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है, उनके बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में करीब 3000 लीटर पानी लगता है, लेकिन उसको हमको एक और दृष्टिकोण से देखना है कि ये जो पानी इसमें लगता है, पद्मश्री A.K. सिंह सर, हमारे देश में पॉलिटिशियंस को, सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को हम काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं उन वैज्ञानिकों के बारे में जिनके कारण आज लाखों लोग का ज़िंदगी बेहतर हुआ है। आज अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान बासमती के चावल के द्वारा बेहतर आमदनी कमा पा रहा है, आज अगर भारत से बासमती एक्सपोर्ट हो रहा है और अगर आज भारत का बासमती का एक ग्लोबल ब्रांड बना है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका काम रहा है सर। सबसे पहले धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। मैं एक सवाल से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब आप छोटे थे, आपने कभी सोचा था कि बड़े होके आपके काम का इम्पैक्ट इतने सारे किसानों, इतने सारे लोग तक पहुँचेगा? सबसे पहले तो मैं एग्रीटॉक का और अभिनव आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और जहाँ तक सवाल है कि कृषि से मेरा संबंध जो है वो शुरू से रहा है, बचपन से रहा है। किसान परिवार में पैदा हुआ, हमारे पिताजी किसान थे और खेती के सभी कामों से हम लोग बचपन से जुड़े रहे। यहाँ तक कि हमने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा भी कृषि विषय में ही प्राप्त की और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में करने के बाद पूषा संस्थान, जो कि देश का एक सर्वोच्च संस्थान कृषि शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है, और कृषि पढ़ने वाले हर छात्र की ये इच्छा होती है कि उसे पूषा में पढ़ने का मौका मिले, जिसको हम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। वहाँ पर मैं PhD करने आया 1986 में, और 1986 से लेकर के आज 2026 तकरीबन 40 वर्ष की यात्रा पूरी होने जा रही है हमारी दिल्ली में इस संस्थान के साथ जुड़े होने की। तो कृषि में हमारी रुचि शुरू से निश्चित रूप से रही, और ये विशेष रूप से हमारे पिता जो खुद किसान थे उनका प्रभाव हमारे ऊपर रहा। और इसके अतिरिक्त हमारे बड़े भाई प्रोफेसर ऋषि मुनि सिंह, जिन्होंने 1962 में फ्लोरिडा कृषि विश्वविद्यालय से PhD किया था,
और उनका भी विषय जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी था। तो वो एक हमेशा मानक के रूप में हमारे सामने रहे कि उस लक्ष्य तक हमको कम से कम पहुंचना है। सर, एक कृषि परिवार में जन्म होने में क्या अलग होता है? माने आपने बचपन से ही खेती देखा है, अपने पिताश्री को देखा होगा, परिवार को देखा होगा कि साथ मिलकर एक खेती में काम कर रहे हैं। उस जिंदगी में और शहर वाले जिंदगी में क्या अंतर है? तो विशेष रूप से जब हम खेती से जुड़े होते हैं, खेती किसानी करते हुए बड़े होते हैं, तो सारे काम को एक साथ करते हैं और जो मूलभूत समस्याएं खेती की हैं उसको भी हम बहुत नज़दीक से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक के रूप में जो भी समस्याएं हमारे सामने आती थीं, तो वो लगता था कि ये हमारी अपनी समस्या है, इसको हम किसी न किसी समय इसको हम देखे हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण मैं आपको दूं कि मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं, उन्होंने लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, गोदान, मंत्र और ये सब सारी चीज़ें। इनके ऊपर जब मैं अपनी बेटी से चर्चा करता हूँ, उन चीज़ों को वो अप्रिशिएट नहीं कर पाती है कि छप्पर में कैसे पानी चू रहा है, चारपाई को खिसकाया जा रहा है, या कोई बर्तन पानी को इकट्ठा करने के लिए रखा जा रहा है। तो फिर मैं महसूस करता हूँ कि चूंकि उसने ये जीवन कभी जिया नहीं है, तो इसलिए इसको महसूस नहीं कर पाती है। लेकिन हम लोगों ने वो जीवन जिया है, तो इसलिए जब बात हम पढ़ते हैं, देखते हैं उन कहानियों को, तो लगता है कि हमारे सामने वो चीज़ें हो रही हैं। और वही असर था कि खेती में शुरू से जुड़े होने से खेती का सारा काम अपने हाथ से, गोबर उठाना, सिर के ऊपर रख कर ले जा करके फेंकना उसको, फिर गर्मी के दिनों में विशेष रूप से जो है जब खाद सड़ जाती थी उसको घूरा बोलते थे, उसमें से खाद को निकाल करके बैलगाड़ी में भर करके और ले जाके खेत में डालना, और बरसात शुरू होने से पहले उसको खेत में छींटना। ये सब सारा काम, चाहे बैलों के लिए चारा काटना हो, उसको चारे काटने वाली मशीन से जो हाथ से चलाते थे उसे उसको चारा को तैयार करना हो, और बैलों को चारा डालना हो, ये सारा काम हम लोग खुद किए हैं। तो इसलिए कृषि को बहुत नज़दीक से देखे होने के कारण जो है कृषि की सारी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और उसको महसूस करते हैं और उसका समाधान करने में जाता है। आई थिंक छोटे उम्र से ही जब आप ये सारी चीज़ करते हैं, एक अटैचमेंट आ जाता है। एंड आज किसान भी आपको इतना मानते इसलिए हैं, ना सिर्फ क्योंकि आप इतना रिसर्च, इतना कंट्रीब्यूशन किए हैं, बल्कि आपने किसान की सारी समस्याओं को एक तरीके से खुद अनुभव भी किया है काफ़ी छोटे उम्र से। तो मैं ये बात रिलेट कर सकता हूँ आपकी बेटी की तरह। शायद मुझे भी वो अनुभव आज नहीं है। मेरे पापा भी बचपन की कहानी सुनाते, हम लोग ऐसे जाते थे खेत में, दादाजी गाय लेके घूमते थे खेत में, तो वो सब हमारे लिए कहानी रह गई। अब शहर में कहाँ मौका मिलता है। 2026 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरा हार्दिक आभार। पूरे एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के लिए ये एक गर्व की बात है कि हमारे कम्युनिटी से हमारे जो रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको इतने बड़े पद पर सम्मानित किया जा रहा है। जो लोग आपसे पहली बार आज बात कर रहे हैं, पहली बार शायद आपको सुन रहे हैं और जानना चाहें कि पद्मश्री से आपको सम्मानित किस लिए किया गया, तो आप अपने आप का परिचय कैसे देते हैं? पहले तो मैं भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हमें राष्ट्र का ये सर्वोच्च चौथा सर्वोच्च सम्मान देने के लिए। और यह सम्मान मुझे पिछले करीब 30-35 वर्षों तक बासमती चावल के ऊपर शोध करने के लिए दिया गया है। और इस सम्मान में मैं उन सारे किसानों का सम्मान देखता हूं जो बासमती की खेती करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला चावल पैदा करते हैं और उपभोक्ताओं तक, चाहे देश में या विदेश में, पहुंचाते हैं। उस श्रृंखला से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हों, मिलर्स हों, उन सब का सम्मान मैं देखता हूं। जो काम हमने विशेष रूप से किया है, जैसा कि आप जानते हैं, बासमती हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है और इसको भौगोलिक रेखांकन यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। अपनी स्वाद के लिए, खुशबू के लिए बासमती का चावल पूरी दुनिया में जाना जाता है। जो हमारी परंपरागत किस्में थीं बासमती की, वो काफ़ी, उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती थी, तो जब दाना उसमें भरता था, वजन ऊपर ज़्यादा होता था, तो उसकी वजह से वो गिर जाती थी और गिरने की वजह से गुणवत्ता खराब होती थी, पैदावार भी काफ़ी कम हो जाती थी। करीब 20-25 क्विंटल 1 हेक्टेयर में पैदावार होती थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में, जब वो पूषा संस्थान के निदेशक थे, तो उन्होंने ये सोच उनकी थी कि किस प्रकार से हम बासमती की गुणवत्ता
अधिक उपज देने वाली प्रजातियों में, बौनी प्रजातियों में लाएं या बौनी प्रजातियां बासमती की विकसित करें, ताकि हम एक सीमित क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। तो ये कार्य शुरू हुआ 1968 में, और बासमती की पहली बौनी किस्म 1989 में पूसा बासमती एक विकसित की गई। उसके बाद 2003 में पूसा बासमती 1121 आई, जो काफ़ी प्रचलित हुई। फिर इसके बाद बहुत सारी किस्में हम लोगों ने विकसित की, और उसमें मेरा जो मुख्य शोध कार्य रहा कि किस प्रकार से इन किस्मों में रोगरोधी क्षमता का विकास किया जाए। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि बासमती में लगती हैं, पत्ती का झुलसा रोग है, पत्ती का झोंका रोग है। तो इन रोगों के लिए रोगरोधी क्षमता अगर किस्मों में दिया जाए तो दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी, किसान का खर्च भी बचेगा और पैदावार अच्छी होगी और चावल की गुणवत्ता भी अच्छी आएगी। तो इन विषयों के ऊपर मैंने शोध किया। करीब 25 किस्में बासमती की हमने विकसित की, जिसमें कि पूसा बासमती 1121 में मैं शामिल था। उसके मुख्य ब्रीडर हमारे मेंटर डॉक्टर वीपी सिंह थे, और मैं उसमें एसोसिएट ब्रीडर था। उसके बाद फिर बहुत सारी किस्में, पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1637, 1728, 1718, बहुत सारी किस्में हैं, 1847, 1885, 1886 और 1985, 1979, ये सारी किस्में विकसित की। और अब इन सारी किस्मों की मिला करके कुल खेती करीब करीब 25 लाख हेक्टेयर में 2.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है, और प्रति वर्ष करीब 10 मिलियन टन चावल पैदा होता है देश में, जिसमें से 6 मिलियन टन चावल जो है वो निर्यात होता है। तो उससे जो है देश को करीब 50,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन तकरीबन होता है इससे, जो है केवल बासमती से हमारे देश में इतना एक्सपोर्ट और फॉरेन करेंसी। जी। अगर हम चावल की पूरी बात करें तो तकरीबन ये 1 लाख करोड़ के आसपास है चावल का पूरा। लेकिन अंतर यह है कि बासमती में जहां हम 6 मिलियन टन से 50,000 करोड़ कमाते हैं, गैर बासमती चावल में हम करीब करीब 18 से 20 मिलियन टन एक्सपोर्ट करके ही 50,000 करोड़ कमाते हैं। तो वहाँ पे जो चावल की मात्रा है वो करीब करीब 3 गुनी है, लेकिन पैसा उतना ही मिलता है जितना कि हम बासमती के 6 मिलियन टन से हमको मिलता है। बिल्कुल सर, बहुत सारे आपसे बातें करने हैं बासमती के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, लेकिन हमने इस पॉडकास्ट पे कई सारे फसल किए हैं अलग अलग, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं। बट देश का खेती मतलब धान, गेहूँ, इसके बारे में हम बात करते हैं। ज़्यादातर किसान हमारे देश में इसी प्रकार का खेती करते हैं। आज जैसे कि हम बात कर रहे थे, लगभग 150 मिलियन टन चावल हर साल भारत प्रोड्यूस करता है, लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर में। ये सही नंबर है? या बिल्कुल। और दुनिया में सबसे आगे हैं हम एक्सपोर्ट में। लेकिन जब हम चावल की खेती में बात करें, या मैं जब सुनता हूँ, तो हम सुनते हैं कि पानी चावल बहुत ले लेता है, पराली का बात करते हैं, स्टबल बर्निंग का बात कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट किसानों के लिए बढ़ रहा है, बहुत सारे तकलीफ आ रहे हैं, ये धान गेहूं के किसान पैसा नहीं कमा पा रहे। आपके अनुसार आज असलियत क्या है धान और गेहूं के किसान का, ये छोटे किसान का, जो इस प्रकार का खेती कर रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, और हमें ये भी सोचना होगा कि ये जो 2 प्रमुख फसलें हैं, और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमारे देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 370-375 मिलियन टन के आसपास होता है, तो उसमें जो है गेहूं और धान का योगदान जो है, गेहूं करीब करीब 100, धान जो है 150 मिलियन टन, चावल जो है, और धान नहीं है, चावल की बात मैं कर रहा हूँ, 150 मिलियन टन, और गेहूं का उत्पादन करीब 120 मिलियन टन होता है। तो अब ये देखिए कि 270 मिलियन टन, तो ये 2 फसलें जो हैं, ये हमारी खाद्यान्न सुरक्षा की रीढ़ हैं, और इसलिए इन फसलों के ऊपर तो हमको शोध करना ही चाहिए। लेकिन इनकी खेती को किस प्रकार से हम और दक्षतापूर्ण बनाएं और लाभप्रद बनाएं किसानों के लिए, ये मुख्य विषय है। और कुछ जो बात आपने की कि चावल में पानी काफ़ी लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में करीब 2,500 लीटर से 3,000 लीटर पानी लगता है। लेकिन उसको हमको एक और दृष्टिकोण से देखना है कि ये जो पानी इसमें लगता है, उसका करीब 40% पानी जो है, चावल उगाने में जो हम पानी देते हैं, वो 40% पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, पर्कुलेशन से ज़मीन के अंदर
जाता है और करीब करीब 40% पानी जो है उड़ करके भाप के रूप में वातावरण में जाता है, तो वो बाद में फिर बादल बन के वापस बरसता है। तो चावल उत्पादन में जो वास्तविक रूप से हम वर्चुअल वाटर यूज की अगर बात करें तो निश्चित रूप से इतना पानी लगता है, लेकिन बाकी पानी रिसाइकिल भी होता है। लेकिन फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चावल अन्य फसलों की तुलना में पानी ज़्यादा लेता है। किस प्रकार से हम चावल की खेती में परिवर्तन लाएं कि पानी कम लगे, ये विषय शोध का है और इसमें 3-4 मुख्य बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। पहली बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी अक्सर कहते हैं कि हमें ऐसी फसलों की किस्में विकसित करनी चाहिए जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाएं। कहीं जैसे चावल की एक किस्म है जो 160 दिन पक कर के तैयार होने में लगती है, बीज से बुआई से लेके कटाई तक। अगर वही किस्म 120 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है तो कम से कम 6 से 7 सिंचाई की बचत होती है। तो एक हम लोगों का मुख्य लक्ष्य बासमती में भी रहा है कि जो पहले अवधि इनकी बासमती किस्मों की 160 दिन की होती थी, पारंपरिक किस्मों की, अब उसको घटा करके नई किस्में जो हम लेकर के आए हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1847 है, ये 120 से 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं, तो पानी की काफ़ी बचत होती है। दूसरी चीज़ जो पानी बचाने के लिए बहुत सारी हमारी ऐसी चावल की जंगली प्रजातियां हैं या किसानों के द्वारा संरक्षित की गई परंपरागत प्रजातियां हैं जिनके अंदर सूखा रोधी क्षमता होती है। जैसे एक किस्म नगीना 22 है जो कि उत्तर प्रदेश का नगीना स्टेशन है, वहाँ पे बहुत पहले विकसित की गई थी और उसके अंदर सूखा रोधी क्षमता पाई जाती है। तो सूखा रोधी क्षमता का पहचान करके उसके लिए जो जीन निर्धारित करते हैं सूखा रोधी क्षमता को, उनको हम नई किस्मों में स्थानांतरित करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने बासमती में एक किस्म पूसा बासमती 1882 विकसित की है, जो पूसा बासमती 1 का सुधार करके बनाई गई, लेकिन इसमें अंदर सूखा रोधी क्षमता है। तो ऐसी किस्मों के होने से पानी की मात्रा जो है करीब करीब 25 से 30% और कम लगती है। उतनी ही पानी की बचत अवधि कम करके हम कर सकते हैं। तीसरा आयाम जो इसमें है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम धान की जब रोपाई विधि से खेती करते हैं, जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, जिसमें पहले हम पौध उगाते हैं और पौध जब 25 दिन की हो जाती है तो उसकी रोपाई करते हैं। रोपाई करने से पहले खेत की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें पानी भर करके ट्रैक्टर से उसकी गहरी जुताई करते हैं, पाटा लगाते हैं, जिसको हम कद्दू करना बोलते हैं, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर हम रोपाई को छोड़ करके धान की सीधी बिजाई करें तो उसमें भी 30% के आसपास पानी की बचत होती है। अब सवाल यह है कि धान की सीधी बिजाई में क्या समस्याएं आती हैं, क्यों किसान बड़े पैमाने पे अभी नहीं अपनाए हैं। हालांकि पिछले 2-3-4 वर्षों में काफ़ी इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है और किसान ने अपनाना शुरू किया। इस वर्ष काफ़ी बड़े रकबे पे धान की सीधी बिजाई हुई है। तो इसमें और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि धान की रोपाई विधि पे हम क्यों गए, क्योंकि पहले जो है धान की खेती जो हमारी शुरुआत में हुई थी तो उसमें सीधी बिजाई से ही शुरुआत हुई थी। सीधी बिजाई पे थी, फिर रोपाई पे गए, रोपाई पे आए, फिर हम सीधी बिजाई पे जाने की बात कर रहे हैं। तो रोपाई पे आने का कारण एक तो ये था कि जब हम पानी खेत में खड़ा रखते हैं रोपाई करने के बाद शुरू के करीब 15 दिन, तो खरपतवार बहुत अच्छी तरह से उनका नियंत्रण हो जाता है। कोई खरपतवार खेत में रहता नहीं है। नहीं तो खरपतवार को निकालने में बहुत ज़्यादा लेबर लगती है। तो इस तरह से धान की सीधी बिजाई को छोड़ करके धीरे धीरे रोपाई पे लोग आए और पानी का भी साधन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ा, नहरें आई, ट्यूबवेल ज़्यादा हो गए, तो पानी की उपलब्धता हुई, तो उसके साथ साथ रोपाई पे हम आए, पैदावार भी बढ़ी। लेकिन अब जब हम सीधी बिजाई की बात पानी बचाने के लिए कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि धान की सीधी बिजाई में खरपतवार फिर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका नियंत्रण हम कैसे करें। तो 3 फायदे धान की सीधी बिजाई के हैं। पहला तो सीधी बिजाई में जो लेबर का खर्चा रोपाई में होता है करीब 5,000 रुपये प्रति एकड़ का, वो बच जाता है। दूसरा जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जो रोपाई विधि से खेती करते हैं तो वो काफ़ी होता है, उसमें मीथेन गैस बहुत बनती है। जब हम
धान की सीधी बिजाई करते हैं तो मीथेन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। ये अंतर क्यों आता है सर? तो मीथेन जैसे बहुत सारे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर लॉगिंग कंडीशन जब होती है तो उसमें वो मीथेन गैस को पैदा करते हैं, लेकिन पानी जब नहीं रहता है तो मीथेन गैस नहीं बनती है। तो इसलिए जब हम इस पे आते हैं तो करीब 30% के आसपास जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन, कुल जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसमें करीब 30% की कमी हो जाती है। तो खर्चा जो है, पानी की बचत हुई, लेबर का खर्चा बचा और मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम हुआ। ये धान की सीधी बिजाई से तीनों फायदे होते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार ज़्यादा लेबर का खर्चा, तो उस लेबर का खर्चा खरपतवार निकालने के लिए बढ़ता है। तो इसके लिए अभी हाल ही में हम लोगों ने 2 किस्में विकसित की हैं, बासमती में और गैर बासमती में भी 2-3 किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें कि एक विशेष खरपतवार नाशी दवा होती है जिसको हम इमीजाथापिर बोलते हैं। तो ये इमीजाथापिर के द्वारा जो है जितने खरपतवार हैं सारे मर जाते हैं, लेकिन धान को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन बाकी धान के ऊपर इन किस्मों के अलावे जिसमें इसके अंदर खरपतवार नाशी दवा के प्रतिरोधी क्षमता है, इसके अतिरिक्त अगर दूसरी धान की फसलों पे इस दवा का छिड़काव करेंगे तो धान भी मर जाएगा। तो ये इन नई किस्मों का प्रयोग अगर जो किसान भाई कर रहे हैं उनके लिए इमीजाथापिर का प्रयोग करके धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावे जो किसान भाई धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ बहुत अच्छे खरपतवार नाशी दवाएं हैं जो कि खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छे से करती हैं, जिसमें कि पेंडिमिथिलिन है जो कि बुआई के 48 घंटे के अंदर उसका छिड़काव करते हैं, और एक करीब 18 से 20 दिन बाद जो है नामनी गोल्ड नामक एक दवा आती है, बिस्पेरिवैक्स सोडियम। तो इन दोनों दवाओं का अगर सही तरीके से प्रयोग करें तो खरपतवार अच्छी तरह से नियंत्रित हो जाते हैं। तो धान की सीधी बिजाई का पूरा फायदा हम उठा सकते हैं। सर ये तो काफ़ी मतलब आई थिंक मैं भी सुना था DSR कहते हैं ना इसको। जी, डायरेक्ट सीडेड राइस या रोपाई, 2 तरीके होते हैं। बट जब हम इसके बारे में बात करते हैं सर चावल के बारे में, तो पराली का क्वेश्चन, स्टबल बर्निंग जो इंग्लिश में कहते हैं, सबका आता है। मेरे लिए पहली बार जब आया था जब दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ा, एक ही बार से सब बोलने लगे कि ये किसानों की वजह से हो रहा है, कि सारा किसान का है, उन लोग पराली जला रहे हैं इसलिए वो हवा दिल्ली तक आ रहा है। तब मैं समझने की कोशिश की, उसमें उतना आइडिया ही नहीं था कि ये पराली क्या होता है, इसके कारण क्या होता है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि ये पराली चावल में क्यों आता है, कैसे आता है, ये स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम आया वो क्यों आया और इसका समाधान क्या है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में आई थिंक कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकले हैं इसके। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रदूषण है उसका एक घटक पराली है। 100% प्रदूषण सिर्फ पराली की वजह से नहीं होता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें व्हीकल है, कंस्ट्रक्शन है, इन सबों का भी बहुत बड़ा योगदान पोल्यूशन में होता है। पराली इसका एक घटक है निश्चित रूप से, इसमें कोई डिनायल नहीं है। उन लोगों को सर, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के, पराली होता क्या है चावल के खेती में, वो समझा सकते हैं थोड़ा? बिल्कुल, जब हम धान की फसल उगाते हैं तो ऊपर के हिस्से में बाली बनती है धान की, जो लटक जाती है, और उसको जब हम कटाई करने के बाद कंबाइन से कटाई करते हैं तो दाना अलग हो जाता है, और बाकी पौधे का हिस्सा जो बच जाता है उसको हम पराली या पैडी स्ट्रा बोलते हैं। पैडी स्ट्रा बोलते हैं पूरे को। स्टबल सिर्फ उसी पोर्शन को बोलते हैं जो जमीन के साथ एंकर रहता है, कटाई के बाद जो है वो स्टबल होता है। लेकिन ब्रॉडर तरीके से अगर देखें तो स्टबल बर्निंग एक टर्म हम देते हैं, लेकिन स्टबल बर्निंग में सिर्फ स्टबल ही नहीं जलाया जाता है। जैसे अगर हम धान के पौधे को देखें तो जमीन के ऊपर करीब 2 फुट की ऊंचाई पे उसको कंबाइन के द्वारा काटा जाता है। तो जितना हिस्सा जमीन से जुड़ा रह गया करीब 1.5 फुट 2 फुट का, वो तो स्टबल हो गया। लेकिन काटने के बाद जो 2 फुट ऊपर का हिस्सा है वो भी दाना निकालने के बाद उसका भी कोई काम नहीं है। वो पराली जो बचती है, वो पराली होती है, वो भी जमीन के अंदर गिर जाती है, खेत में ही रह जाती है। समझ गया। तो स्टबल का और पराली का दोनों हिस्सा जो है खेत के अंदर रह जाता है। अब दिक्कत क्या है कि जब हम धान की कटाई करते हैं वो अक्टूबर के महीने में अंत में चल करके होती, खासकर जो हमारी लंबी अवधि की किस्में हैं जो 140 से लेकर के 160 दिन पकने का समय लेती हैं। तो जब इनकी कटाई अक्टूबर के अंत में होती है या नवंबर के प्रथम सप्ताह में होती है
तो उत्तर भारत में गेहूं की बुआई का जो उपयुक्त समय माना जाता है वो 1 नवंबर से लेकर के और 20 नवंबर तक का माना जाता है। तो अब दिक्कत ये आती है कि धान की कटाई के बाद कंबाइन से धान काटा गया, खेत में पराली खेत में रह गई, धान हम लेकर के मंडी में बेचने चले गए। अब उसके बाद और गेहूं की बुआई के बीच में समय बहुत कम बचता है, हफ्ते का भी समय नहीं बचता है कई बार। अच्छा। पराली इतनी ज़्यादा होती है, जितना हम धान पैदा करते हैं, करीब मान लीजिए 6 टन अगर धान पैदा होता है तो 5 टन 6 टन के आसपास पराली भी होती है। तो इतनी पराली जब खेत में बिखरी रहती है तो उसमें गेहूं की बुआई सीड्रिल के द्वारा करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से किसान उसमें आग लगाते हैं, तो जलने के बाद राख बन जाती है, तो उसको फिर खेत में बुआई करना आसान हो जाता है। हालांकि ये जो तरीका है जलाने का, जो ये प्रक्रिया है वो बहुत गलत है, अच्छी नहीं है, इसके कई नुकसान हैं। पहली बात तो प्रदूषण होता है जो सबको दिखता है। लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो ये है कि जब हम जलाते हैं पराली तो जमीन का तापक्रम बढ़ता है, सूक्ष्म जीव और हमारे सूक्ष्म जीव जितने जमीन के अंदर हैं उनके ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण तो होता ही होता है। तो अब इसके लिए जरूरी है कि हम क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाएं, कौन कौन सी ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिनके द्वारा हम पराली जलाने की तरफ न जाएं किसान जो है। तो इसमें 2 तरह की विधियां हैं। एक तो हम इन सीटू मैनेजमेंट बोलते हैं, जो खेत में ज्यों के त्यों पराली जैसे है वैसे रख करके हम क्या तरीके अपनाएं कि हम गेहूं की बुआई कर सकें, कोई दिक्कत न हो। दूसरा जो है एक्स सीटू मैनेजमेंट होता है कि खेत से पराली को हम बाहर निकाल के ले जाएं। जब हम इन सीटू मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें बुआई के लिए कुछ विशेष मशीनें विकसित की गई हैं, जिसमें हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, स्मार्ट सुपर सीडर है। ये ऐसी मशीनें हैं जो कि पराली को खेत में रहते हुए भी गेहूं की बिजाई कर सकती हैं। तो इससे क्या होता है कि पराली जो है वो खेत में आगे चल करके 2, 3, 4 महीने के बाद जो है गल जाती है और खेत में ही मिल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। इसके अलावे कुछ ऐसे कंसोर्शियम जीवाणुओं के द्वारा बनाए गए हैं, जीवाणुओं से मिला करके बनाए गए हैं। पूसा संस्थान ने भी पूसा डिकम्पोजर एक विकसित किया है और संस्थानों ने भी किया है, जिसका अगर हम छिड़काव करें घोल के रूप में, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो उससे पराली को गलने में मदद मिलती है। लेकिन उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हमको समय थोड़ा मिलना चाहिए। अब दिक्कत होती क्या है कि हमारे पास 1 हफ्ते का समय होता तो 1 हफ्ते के अंदर पराली नहीं गल पाती है। और विशेष रूप से जब तापक्रम कम हो जाता है नवंबर के महीने में, तो उस समय कंसोर्शिया भी बहुत अच्छा काम नहीं करता। उसके लिए हमको कम से कम 1 महीने का समय मिलना चाहिए धान की कटाई और गेहूं की बुआई के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है जल्दी पकने वाली किस्में विकसित करें, जो हम कर रहे हैं। और अभी सरकार के द्वारा जो है लंबी अवधि की किस्में, पूसा संस्थान के द्वारा ही विकसित एक किस्म थी पूसा 44, जो बहुत प्रचलित किस्म किसानों के साथ थी। करीब 80 क्विंटल पैदावार 1 हेक्टेयर में उसकी होती थी। लेकिन उस किस्म के ऊपर अब प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसको पककर तैयार होने में 160 दिन का समय लगता था, तो गेहूं की बुआई के लिए समय नहीं मिल पाता था। अब हमारी जो किस्में आम तौर पे जो फोकस दिया जा रहा है कि 120 से 125 दिन की किस्में, चाहे बासमती की हों, गैर बासमती की हों, अगर इतनी अवधि की किस्में हैं तो अगर कटाई की धान की जो है 10, 15, 20 अक्टूबर तक हो जाती है तो हमको समय मिल जाता है, 20-25 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो एक तो हुआ ये इन सीटू मैनेजमेंट की बात मैंने करी, मशीनों के द्वारा किस प्रकार से हम इसको करें। दूसरा एक्स सीटू मैनेजमेंट होता है कि पराली को हम खेत से बाहर निकाल करके उसको क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं। और इसके ऊपर सरकार के द्वारा क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट CRM स्कीम चलाई गई। उसमें काफ़ी पैसा, करीब 1700 करोड़ के आसपास रुपया लगाया गया, जिसमें काफ़ी सारी मशीनें किसानों को उपलब्ध कराई गई और जो अपने ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनको उपलब्ध कराई गई, जिसमें कि पराली को बेलर के द्वारा बेल्स बना करके खेत से बाहर निकाला जाता है। और इसके बाद उस पराली का प्रयोग बिजली बनाने के लिए,
इसके अलावे जो है CNG बनाने के लिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने के लिए, Alternative fuel। बायोएथेनॉल बनाने के लिए इसका प्रयोग, और ब्रिकेट्स बनाने के लिए, ताकि कोल के रूप में 10% मिला करके थर्मल पावर्स में इसको यूज़ किया जा सके, और उसको हम जो फॉडर के ब्लॉक्स बना के उन क्षेत्रों में जहाँ पर चारे की कमी है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो ये कुछ XC2 मैनेजमेंट के तरीके हैं, और सब मिला जुला करके मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयास के द्वारा पराली जलाने की घटनाओं में बहुत कमी आई है। पिछले वर्ष बहुत अच्छी प्रगति रही है सभी राज्यों में। अब पराली जलाने की घटनाएं 50% से भी कम हो गई हैं, और आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे किसान भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इससे खेत का नुकसान हो रहा है, वातावरण का नुकसान हो रहा है। अगर धुआं जलता है तो उस गांव में सबसे पहले पहुंचता है, दिल्ली में तो बाद में आता है। दिल्ली में लोग ज़्यादा शोर मचाते हैं इसलिए सबको पता चलता है, लेकिन वो धुआं जो जहाँ पे जलता है वहाँ पे सबसे पहले पहुंचता है, उनके बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अब इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, और किसान भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, और उनको महसूस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी कुछ फंडामेंटल एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, फिर बासमती में भी काफ़ी गहराई में जाना चाहता हूँ। जी। बट आपसे बेहतर कौन समझाएगा ये सारी चीज़। जी। तो धान गेहूँ का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द किसानों के मन में भी और बाकी लोगों के मन में भी आता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ज़्यादातर किसान धान गेहूँ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये तो लगता है यार सरकार इतने दाम में तो खरीद लेगी। बट MSP को लेके बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, कितने किसानों को सही में मिल रहा है, MSP क्या किसानों के लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करें, MSP का सिस्टम धान गेहूँ में कैसे चलता है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका क्या फंडा है, वो थोड़ा एक साइकिल समझा सकते हैं ब्रीफली। देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम बोलते हैं, वो शुरुआत इसकी तब हुई थी जब हमारे पास जो है खाद्यान्न की बहुत कमी थी। अगर हम 60 के दशक में जाएं, अंतिम वर्षों में, और 70 के दशक में, तो खाद्यान्न की जब कमी थी और धान और गेहूं की बोनी किस्में आई थी, तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये था कि किस प्रकार से हम उत्पादन अपना बढ़ाएं, ताकि हम पर्याप्त उत्पादन करके और देश में खाद्यान्न सुरक्षा हासिल कर सकें। ये हमारा मुख्य लक्ष्य था। तो उस समय सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि ये जो हमारी प्रमुख फसलें हैं इनका उत्पादन करें, और उन क्षेत्रों में विशेष रूप से जहाँ पर कि पानी का साधन उपलब्ध हुआ, शुरू में नहरें आई, ये सब सारी चीज़ें हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया, और उसका जो फार्मूला है बहुत सीधा है कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा भी फार्मूला दिया गया था, सरकार ने लागू किया। C2 + 50% जो आपकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आती है खेती में, उसका 1.5 गुना जो है वो मूल्य मिलना चाहिए। जैसे 1 एकड़ में अगर गेहूं उत्पादन करते हैं तो आपको मान लीजिए 22 क्विंटल के आसपास गेहूं पैदा होता है, तो 1 एकड़ में गेहूं की खेती में या धान की खेती में जो खर्चा आता है उसका जो है C2 और प्लस 50% जो है 50% से ज़्यादा आपका जो है आमदनी होनी चाहिए। तो इतना सरकार जो है MSP के माध्यम से किसानों को मुहैया कराती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये स्कीम बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सभी किसानों को दाम मिलता है, और इसलिए पंजाब, हरियाणा और इन क्षेत्रों में किसान जो है धान को, गेहूं को छोड़ना नहीं चाहते। गेहूं को छोड़ने की चलिए कोई बात नहीं उठती है। धान की समस्या सबसे ज़्यादा है क्योंकि पानी ज़्यादा लगता है इसमें, और धान की निरंतर खेती से जल स्तर भी नीचे जा रहा है। आप औसत जल स्तर देखें, करीब 1970 के दशक में पंजाब में करीब 10 मीटर के आसपास था, अब जो है 20-30 मीटर के आसपास चला गया है। बहुत सारे कारण है इसकी, इंडस्ट्री भी हुई है, खेती की वजह से भी पानी ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है, और हाइड्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा विस्तार अपना नेटवर्क है जो ज़मीन के अंदर पानी तो सबका जुड़ा हुआ है। ज़मीन बटी हुई है कि हमारा 5 एकड़ है, उनका 5 एकड़, उनका 10 एकड़ है, लेकिन अंदर पानी की कोई रोक जो है नहीं है। तो पानी का मूवमेंट होता है, मतलब तो इसलिए जो है अब इसको, पानी को हम किस प्रकार से कम करें, और जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर
मिनिमम सपोर्ट प्राइस उतनी अच्छे तरीके से लागू नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए हम पूरी उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, कुछ सरकारों ने बहुत अच्छा काम, अभी जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने धान की खरीद जो है 3100-3200 रुपये प्रति क्विंटल की है। अच्छा, जो सरकार के द्वारा MSP डिक्लेयर्ड है वो 2300 रुपये के आसपास है। सेंट्रल सरकार ने 2300 रुपये 23, बोला। हाँ, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रोत्साहन दे करके उसको बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी मानते हैं, तो वहाँ पे 3000 रुपये से 3100 रुपये धान की खरीद जो मूल्य जो है किसानों को दिया जा रहा है। तो लेकिन अब जैसे हम बासमती की बात करें, बासमती के ऊपर कोई MSP है ही नहीं है, लेकिन बाजार ही इसका मूल्य निर्धारित करती है। और कई बार होता है कि दाम बहुत अच्छा मिलता है और इसलिए किसान बासमती हमेशा उगाना चाहते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में ऐसा भी होता है कि जब उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो दाम इसका कम हो जाता है। लेकिन ये मानना है कि MSP किसी समस्या का समाधान नहीं है और MSP जो है बहुत लंबे समय तक इसको नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से हमको देखना है किस प्रकार से हम फसल विविधीकरण की ओर जाएं और ऐसे MSP अगर देना भी है तो ऐसी फसलों के ऊपर हम लागू करें जो कि धान के विकल्प के रूप में हों, लेकिन वो हमारी आवश्यकता भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो हमारी जो तिलहनी फसलें हैं, हम प्रतिवर्ष जो है खाद्यान्न तेलों का आयात बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर विदेशी मुद्रा हमारी उसमें जा रही है। 3 मिलियन टन के आसपास सोयाबीन का आयल हमारे पास आता है। तो क्या पंजाब में हम सोयाबीन की वैकल्पिक खेती धान के बजाय करने की सोच सकते हैं? उसके लिए ऐसी उपयुक्त किस्में विकसित की जाएं जो कि अच्छी पैदावार दें। और अभी हमारी सोयाबीन की पैदावार देश में बहुत ही कम है, मुश्किल से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार सोयाबीन की हमारी होती है, जो कि अगर आप विश्व का औसत देखें तो 25 कुंटल है। और ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में और अमेरिका में सोयाबीन की पैदावार 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर की भी होती है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जहाँ पे किसान प्रयोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं प्रयोग हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक दूसरा कारण जो है पैदावार कम होने का सोयाबीन का है कि हमारा सोयाबीन सारा का सारा मध्य भारत में होता है और कुछ हिस्सा इसका जो है महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है और कर्नाटका में होता है थोड़ा बहुत। ज़्यादातर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रकबा सोयाबीन का है। यहाँ पर गेहूं की बुआई जल्दी होती है, अक्टूबर के करीब 20 अक्टूबर के आसपास, जो कि वर्षा से जो संरक्षित नमी होती है उसी के आधार पर गेहूं की बुआई होती है, क्योंकि कई जगह पानी का साधन नहीं है। तो इसलिए हम सोयाबीन की बहुत लंबी अवधि की किस्में नहीं ले पाते हैं। सोयाबीन की हमारी किस्मों की अवधि जो है वो 100 दिन से कम की होती है। तो 100 दिन से कम की किस्में बहुत ज़्यादा पैदावार की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील और USA की, वहाँ पे सोयाबीन की किस्मों की अवधि 140 दिन, 145 दिन की होती है। पंजाब में ये संभावना है कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होता है, खड़ा नहीं होता है, वहाँ पे हम सोयाबीन की थोड़ी सी लंबी अवधि की किस्में लेकर के आएँ। 130 दिन, 135 दिन की भी किस्म वहाँ पर आएगी, तो भी गेहूं की बुआई वहाँ पे 1 नवंबर से शुरू होती है। तो उतनी अवधि अगर 20-25 दिन की सोयाबीन की बढ़ जाती है तो उसमें पैदावार भी हमारी सोयाबीन की बढ़ेगी। तो एक विकल्प हो सकता है। मक्का दूसरा विकल्प है जिसको बायोइथेनॉल से जोड़ के देखा जा रहा है। तो ये कुछ हमको अल्टरनेटिव्स जो हैं इसको प्रयोग करने पड़ेंगे। सर, अभी मैं थोड़ा बस 10-15 मिनट बात करना चाहता हूँ थोड़ा टेक्निकल चावल की खेती में, फिर हम जाएंगे बासमती के डेप्थ में, एक्सपोर्ट में, जो मेरा मेन विषय है। जी। बात चर्चा में काफ़ी कुछ हम बात कर लिए, क्यूरियोसिटी था मेरा, बट चावल का खेती, धान का खेती लोग को समझना ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य यही है सर, डे 1 से, कि लोग को समझना चाहिए उनका खाना कैसे उगता है। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही है, राइट। तो सबसे पहले जब हम चावल का बात करते हैं, कई अलग प्रकार के चावल होते हैं। रेगुलर चावल होता है, बासमती होता है। किन किन प्रकार के चावल की खेती, धान की खेती हमारे देश में ज़्यादातर हो रही है आज? जी देखिए, आमतौर पे 3 श्रेणी में हम चावल को बांट सकते हैं।
एक तो बासमती की श्रेणी होगी जो चावल सुगंधित होता है, चावल की लंबाई जो है वो करीब 6.7 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। और पकाने के बाद चावल की लंबाई जो है करीब 2.5 गुना के आसपास हो जाती है, और पकाने के बाद चावल खिलता है, चिपकता नहीं है। तो ये बासमती की श्रेणी तो एक हो गई। इसके अलावे देश के हर राज्य में कुछ ऐसी छोटे दाने की चावल की किस्में पाई जाती हैं जो बहुत खुशबूदार होती हैं। स्वाद और सुगंध में उनका कोई मुकाबला नहीं है, और उन क्षेत्रों के लोग विशेष रूप से उन किस्मों को पसंद करते हैं। जैसे अगर बात करें, महाराष्ट्र में अम्बे मोहर किस्म है, उत्तर प्रदेश में जाएं तो काला नमक किस्म है चावल की, जो कि गोरखपुर सिद्धार्थनगर इस क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार में जाएं तो भागलपुर कतरनी चावल है। आप उड़ीसा में जाएं तो वहाँ पर काला जीरा है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में दूबराज है, और आदम चीनी है, बासा भोग है, बासा पसंद है। इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं जो क्षेत्रीय किस्में हैं। छोटा दाना होता है उनका, खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी इन किस्मों का बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन नहीं किया गया, और ज़्यादातर किस्में इसमें जो हैं उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि इन किस्मों की खेती को हम बढ़ाएं और इनको व्यावसायिक स्तर पर उन्हीं क्षेत्रों में, जीआई क्षेत्रों में इनकी खेती करें, और वहाँ के किसानों को उसी तरह से फ़ायदा मिल सकता है इनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर हम उतारें तो। अभी तक हमारे इन किस्मों की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उतनी पहचान बड़ी नहीं बनी है। ये हमारे इंडिजिनस वैरायटी, इंडिजिनस किस्में। तीसरी जो है श्रेणी वो आती है हमारा जो आमतौर पे सामान्य चावल होता है, जिसको आप मोटा चावल भी बोलते हैं। उसमें भी दो कैटेगरी, एक काफ़ी मोटा होता है और एक जो है बारीक किस्म का होता है, जिसमें हम संबा मसूरी या BPT 5204 या सोना मसूरी इस तरह से नाम से जानते हैं। और गुणवत्ता में ये चावल काफ़ी अच्छा होता है। ये भी अच्छा थोड़ा सा चावल इसका महंगा बिकता है, और एक्सपोर्ट में काफ़ी, खासकर सिलिकॉन वैली में, USA में इसका काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। सदर्न इंडिया से जितने लोग हैं संबा मसूरी को बहुत लाइक करते हैं। और इसके अलावा मोटे चावल में जो हम आज 18 से 20 मिलियन टन का निर्यात कर रहे हैं, वो दूसरी श्रेणी आती है, जो कि हमारा बल्क उत्पादन उसी से आता है। जैसे बासमती और दूसरे चावल मिला लें तो कुल मिलाकर के 15-16 मिलियन टन के आसपास होता होगा, और बाकी जो 150 मिलियन टन है उसमें बाकी सारा का सारा जो है वो मोटा चावल ही पैदा होता है। तो ये 3 श्रेणी है मुख्य रूप से चावल की जो है। समझ गया। अब किसानों के लिए सर, बेसिक फंडामेंटल में, यदि मैं एक धान का किसान हूँ तो सही प्रकार का वैरायटी कैसे चूज़ करना है? हर किसान बासमती कर सकता है या हर किसान सोना मसूरी कर सकता है? अगर आपको क्विकली बताना हो कि सही प्रकार का वैरायटी कैसे चूज़ करे किसान। अगर हम बासमती की बात करें तो बासमती जो है इसको भौगोलिक संकेतन मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI। और इसकी खेती 7 राज्यों में इसकी संस्तुति की जाती है, जिसमें कि आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू के 3 जिले हैं विशेष रूप से, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश के 30 जिले हैं, और उत्तराखंड है। तो GI क्षेत्र से बाहर इसकी खेती आधिकारिक तौर पे नहीं हो सकती है। अगर उसका चावल उत्पादन कोई करता है बाहर, तो उसको हम बासमती के नाम से बेच नहीं सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाहे राष्ट्रीय बाजार में हम उसको बिना बासमती का नाम आगे पीछे लगाए उसको प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो बासमती की बात रही। और इसके अलावे जो है किस्मों की बात विशेष रूप से आपने की है, तो ये किस्मों की जो हर राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके संपर्क में किसान आएँ, और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर विषय विशेषज्ञ लोग उपलब्ध हैं, और क्षेत्रवार किस्मों का ब्यौरा वहाँ पर उपलब्ध है। कुछ किस्में ऐसे हैं जिनकी खेती बड़े पैमाने पे होती है, कई राज्यों में होती है। जैसे अगर हम संबा मसूरी या स्वर्णा, जिसको नाटी मसूरी बोलते हैं, यह किस्म जो है इसकी खेती आपकी तमिलनाडु से लेकर के आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों में इसकी खेती हुई है। इसके अलावा जो है कुछ संकर किस्में हैं। संकर किस्में एक श्रेणी और मैं बताना भूल गया। संकर किस्में वो किस्में होती हैं जिनका बीज खरीद करके एक बार आप प्रयोग कर सकते हैं, और दोबारा उस फसल से प्राप्त बीज का प्रयोग बीज के रूप में आप नहीं कर सकते हैं। संकर किस्मों की करीब हमारे देश में 3.5 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है, और कुछ संकर किस्में हैं जो कि काफ़ी अच्छा पैदावार देती हैं, 25-30% ज़्यादा पैदावार सामान्य किस्मों की तुलना में देती हैं। तो उनकी खेती भी कर सकते हैं, और इनका सारा ब्यौरा जो है
संबंधित। अब इस तरह से चूँकि संभव समय कम है और हर राज्यवार किस्मों के बारे में बताना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पे वैज्ञानिकों के द्वारा, और 2 हमारे धान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। तो इन दोनों संस्थानों में चावल के ऊपर ही शोध होता है और सारा ब्यौरा वहाँ से किसानों को मिल जाएगा। समझ गया। तो आपने क्षेत्र के हिसाब से वहाँ लोकल बॉडी की जाके जानकारी ले सकते हैं। जानकारी आप ले सकते हैं। आपने बहुत 2-3 बार पॉडकास्ट में ऑलरेडी बताया कि चावल का क्रॉप साइकिल सही समय पर डालना, सही समय में निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो कोई आपके अनुसार बेस्ट टाइमिंग होता है कि चावल का सोइंग और हार्वेस्ट इस समय करेंगे तो किसान को ज़्यादा लाभ है, ताकि वो सही गैप उनको भी मिले? तो क्रॉप साइकिल क्या बेस्ट होता है फिर चावल के लिए? जो हम 50 मिलियन हेक्टेयर में चावल की खेती की बात करते हैं, तो इसमें करीब 45 मिलियन हेक्टेयर जो है वो खरीफ के सीजन में खेती होती है। खरीफ का मतलब वर्षा ऋतु में जो खेती होती है धान की, जिसमें हम नर्सरी की बुआई, पौध की बुआई जो है मई के अंत में करते हैं या जून में 20 जून तक करते हैं, और उसके बाद उसकी रोपाई की जाती है 20 जुलाई तक। 25 दिन की पौध जब तैयार हो जाती है तो उसकी हम रोपाई 25 दिन बाद करते हैं। और इसके अलावे तो उपयुक्त समय उसका यही होता है, करीब 20 मई से लेकर के और 20 जून तक ये नर्सरी डालने का समय, किस्मों के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, पानी की उपलब्धता के अनुसार, सारी चीज़ें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए। और इसके अलावे जो दूसरी धान की फसल होती है वो दक्षिण भारत के कुछ इलाके में, खासकर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, जो कि जो जाड़े के दिनों में जो है दिसंबर के आसपास जो उसकी नर्सरी डालते हैं, और ये फसल जो है अप्रैल के महीने में तैयार होती है। तो उसका रकबा जो है करीब 5 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में होती है, उत्तराखंड में होती है ये धान की खेती, जो हम समर में इसको साठा धान भी बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में भी इसकी खेती होती है। चावल का हार्वेस्ट करने का एक सर्टन तरीका भी होता है, एंड बहुत सारे लोग ये भी नहीं शायद जानते होंगे कि हार्वेस्ट के बाद असली जो उनका तैयारी होता है वो राइस मिल में होता है ना? इन दोनों का क्या संबंध है चावल को खेती को लेके, थोड़ा समझा सकते हैं हमें? मैं बताना चाहूँगा, जो धान की कटाई होती है 2 तरीके से होती है। पकने के बाद जब धान की फसल तैयार हो जाती है, एक तो हाथ से कटाई होती है। जब हाथ से हम कटाई करते हैं तो हाथ से उसकी झड़ाई करते हैं, पत्थर के ऊपर या लकड़ी के पटरे के ऊपर जो है हाथ से उसको पीटते हैं जोर से। देसी तरीका। तो उसमें धान छिटक जाता है। इसके बाद फिर उसको हवा लगा करके हम अलग कर लेते हैं। दूसरा कंबाइन के द्वारा होता है। तो कंबाइन मशीन के द्वारा कटाई होती है, उसमें धान जो है उसके पराली से अलग हो जाता है। जब धान मंडी में बिकता है, मंडी में बिकने के बाद फिर वो मिल में जाता है। तो मिल में जाने के बाद जब धान के ऊपर एक पहला छिलका होता है, जिसको हम भूसी बोलते हैं धान की, और धान की भूसी को पहले अलग किया जाता है। भूसी अलग करने के बाद जो चावल निकलता है अंदर से, उसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं। तो ब्राउन राइस जो है, अक्सर ये माना जाता है और सही बात है कि उसके अंदर पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, खासकर आयरन, जिंक। ये 2 पोषक तत्व जो है उसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो उसमें ऊपर की परत होती है ब्राउन राइस में, जिसको हम एल्यूरान लेयर बोलते हैं या सामान्य भाषा में उसको कन बोलते हैं, तो उसको जब हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम पॉलिशिंग बोलते हैं। तो पॉलिश करने के बाद जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार पॉलिश करने के बाद जो चावल सफ़ेद हो जाता है उसको हम वाइट राइस बोलते हैं या मिल्ड राइस बोलते हैं। तो मिल्ड राइस में जब ऊपर से उसकी कन की परत निकल जाती है तो उसमें जो फैट होता है, जो आयरन होता है, जिंक होता है, वो काफ़ी मात्रा में, आयरन तो ज़्यादा निकल जाता है, बहुत कम बचता है, मुश्किल से 2 से 4 ppm पार्ट्स पर मिलियन आयरन बचता है। जिंक फिर भी बचता है, करीब 17-18 मिलियन पार्ट्स पर मिलियन बचता है। और प्रोटीन की मात्रा करीब 7% के आसपास चावल में होती है। तो पोषण तत्वों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ब्राउन राइस काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसको बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और खाने में स्वाद उतना अच्छा कम होता है, नहीं आता है। अब हम बात करेंगे ब्राउन राइस से मिल्ड राइस हो गया, उसके ऊपर से परत हटा लिए। आम तौर पे ये
धारणा लोगों के मन में होती है कि ब्राउन राइस कोई अलग तरह का चावल होता है। मैं भी यही पूछने लगा था आपसे, मुझे तो लग रहा था अलग ब्राउन चावल राइस होता है। किसी भी चावल का ब्राउन राइस हो सकता है, अगर उसके ऊपर से हम एलुरान लेयर या कन की जो परत है वो न हटाएं तो हर चावल का ब्राउन राइस बन सकता है। जब वो कन की परत हटा देते हैं उसके ऊपर से तो फिर वो व्हाइट राइस बन जाता है। तो हर चावल से हम ब्राउन राइस और मिल्ड राइस बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, एक कैटेगरी होती है चावल की जिसको हम पार बॉयल्ड या सेला राइस बोलते हैं, स्टीम राइस बोलते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या करते हैं कि पहले हम धान को उबालते हैं। पहले जो देसी तरीका था उसमें पानी में हम उबालते थे। खेत पे ही होता है या ये मिल में जाता है? नहीं, मिल में ही। जब हम पौधे से अलग करके कटाई करके जब धान अलग हो जाता है तो धान की भूसी हटाने से पहले धान को हम उबालते हैं और गर्म पानी में, और इसके बाद उसको ठंडा करके उसको हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उसकी जो भूसी है, ऊपर की लेयर है, उसको हम हटाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से। एक तो जो ब्रान होती है उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो चावल के अंदर चले जाते हैं। तो जो सेला राइस होता है या पार बॉइल्ड राइस होता है उसके अंदर पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर जब पार बॉइलिंग की प्रक्रिया हो जाती है तो फिर हम भूसी हटाने के बाद फिर उसकी पॉलिशिंग भी करते हैं, उसमें से लेयर हटाते हैं, लेकिन उसके पहले जो है चावल के अंदर पोषक तत्व चले जाते हैं। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि कई बार कटाई के समय दाने में क्रैक बन जाता है, तो वो क्रैक जब हम बॉयल करते हैं तो वो भर जाता है, इसमें स्टार्च मेल्ट होती है, तो भर जाने से फिर चावल टूटता नहीं है मिलिंग के समय, तो हेड राइस की रिकवरी जो है बढ़ जाती है। और तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है दोनों के संदर्भ में, ब्राउन राइस और पार बॉइल्ड राइस, ये दोनों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है एक माप करने का तरीका है जो खाने के बाद हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा कितनी जल्दी बढ़ती है, कितना जल्दी स्पाइक आता है, उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रूप में मेजर करते हैं। और इसके आधार पर चावल को लो, मीडियम और हाई जीआई में वर्गीकृत करते हैं। तो हाई जीआई 70% से ज़्यादा, मीडियम जो है 55 से लेकर के 70%, और 55 से कम होता है तो उसको हम लो जीआई बोलते हैं। तो जो पार बॉइल्ड होता है या ब्राउन राइस होता है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पुअर होती है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होती है बशर्ते वाइट राइस के। वाह, बहुत बढ़िया सर। मैं जैसे आपने बताया, ज़्यादातर हम लोग, मेरे दोस्त लोग भी यही सोचते हैं कि ब्राउन राइस मतलब अलग प्रकार का ब्रीडिंग होता है, अलग वैरायटी होता है, बट केवल वो एक लेयर उसका नहीं निकाल रहे। इस सेक्शन को सर मैं आपके साथ एक राउंड खेलना चाहता हूँ कि मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, अब आप बताइए ये सच्चाई है या गलत। इंग्लिश में हम कहते हैं मिथ और रियलिटी। तो कुछ 3-4 लाइन में गूगल किया कि क्या लोग के कॉमन कंसेप्शन होते हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि सारा सुगंधित चावल बासमती चावल होता है, क्या ये सच्चाई है या गलत? ये गलत है। क्यों? सभी सुगंधित चावल बासमती नहीं होते हैं, लेकिन सभी बासमती चावल सुगंधित होता है। कुछ ऐसे चावल होते हैं जो सुगंधित होते हैं लेकिन बासमती नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपके छोटे दाने के खुशबूदार चावल जिसमें बादशाह भोग, बादशाह पसंद, काला जीरा और काला नमक, ये सब सारे आते हैं। तो बासमती होने के लिए खुशबू के साथ साथ चावल की एक विशेष लंबाई, पकाने के बाद चावल का दोगुना होना, पकाने के बाद चावल का चिपकना नहीं, और इसके अलावा उसमें एमाइलोज एक विशेष प्रकार का स्टार्च होता है, उसकी मात्रा 20 से 25% के बीच में होती है, तो तभी चावल जो है खिलता है। नहीं तो चावल अगर 20% से कम एमाइलोज की मात्रा होगी तो चिपक जाएगा, और अगर 25% से ज़्यादा होगी एमाइलोज की मात्रा, चावल बहुत कड़ा बनेगा। तो ये दोनों गुण जो हैं वो बासमती के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। तो खुशबू के साथ साथ बहुत सारे और गुण हैं जो बासमती के अंदर होने चाहिए उसको बासमती कहने के लिए। दूसरा है कि धान को हमेशा पानी में खड़ा रहना चाहिए, क्या ये सही है या गलत? नहीं, ये सही नहीं है। धान में हमेशा पानी खड़ा रखना जरूरी नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, उससे बल्कि बीमारियां ज़्यादा आती हैं। और खेत में अगर हवा लगती है, पौधों को हवा लगती है, पौधे स्वस्थ रखते हैं। इतना पानी, इसको हम एक तरीका बोलते हैं अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, AWD। तो खेत में हम पानी तब देना चाहिए
जब खेत में हम दरार फटे नहीं, जैसे पानी हमने खेत में दिया, पानी जमीन के अंदर चला गया, फिर उसके बाद 5 दिन 6 दिन 10 दिन तक मिट्टी गीली रहती है। जब तक मिट्टी में दरार पड़ने से पहले, दरार एक बार पड़ गई अगर फिर पानी देंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, तो क्रैक बनने से पहले हमको पानी दे देना चाहिए। इसी को अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग तरीका हम बोलते हैं। इतना नमी हो कि जब आप चलें खेत के अंदर तो पैर हल्का सा धंसे, लेकिन खड़ा रखने की जरूरत पानी की नहीं है। ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग ये बेहतरीन वो टेक्निक भी है। तरीका अच्छा है, बिल्कुल अच्छा ज्यादातर तरीका किसान है। या अभी कर धान रहे की हैं। सीधी बिजाई, कई बार होता है क्या कि कई बार किसानों के मन में होता है कि पानी नहर आई है तो हम खूब ज्यादा भर लें, पता नहीं दोबारा कब आएगी नहीं आएगी, तो ये होता है जिसकी वजह से कई बार पानी, या कई बार ट्यूबवेल खोल करके बिजली फ्री है तो अपना चलता रहता है, पानी भर देते हैं। तो लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा पानी खड़ा रखना। इस तकनीक में शायद पानी का उपयोग भी थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, अगर आप अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग करते हैं या धान की सीधी बिजाई करते हैं तो आराम से 25 से 30% पानी की बचत हो जाती है। चलो, अभी तक तो ये 2 चीज़ तो किसान सीख सकते हैं कि डायरेक्ट सीडिंग करो, ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग करो। जी जी जी। ये 2 तकनीक है। तीसरा स्टेटमेंट, बासमती कहीं भी उगाई जा सकती है। नहीं, बासमती जैसा कि मैंने बताया आपको, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, और जीआई टैग में 7 राज्य जो पहले मैं बता चुका हूँ, उन्हीं राज्यों में इसकी आधिकारिक तौर पे खेती की जा सकती है। उसके बाहर अगर इसकी हम खेती करते हैं तो उस उत्पाद को हम बासमती के नाम से नहीं कह बेच सकते। बट लोग बेचते हैं, करते हैं, बट वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। कहाँ कहाँ बासमती का जीआई टैग है सर? जीआई का टैग जो है वो जम्मू कश्मीर के 3 जिले हैं, जम्मू है, कठुआ है, आरएसपुरा है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पूरा है, पंजाब पूरा है, हरियाणा पूरा है, दिल्ली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 30 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तराखंड। केवल यहाँ से जो चावल आ रहा है असली बासमती वही है। उसको बासमती को हम बासमती के नाम से उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, राष्ट्रीय बाजार में बासमती के नाम से बेच सकते हैं। आधिकारिक तौर पे यही है। और आगे आने वाले दिनों देखिए, जीआई के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी टैग जीआई मिला हुआ किसी उत्पाद का, अगर जीआई का सम्मान देश में नहीं किया जाएगा तो बाहर भी उसका सम्मान नहीं होगा। इसलिए हमको देश में उसका सम्मान करना जरूरी है। मुझे लग रहा है सर अगले 2 मेरे लाइन है उस पर भी आप नहीं बोलने वाले लेकिन मैं तब भी पूछ लेता हूँ। ये एक सर बहुत कॉमन चीज़ सुनने को मिलता है कि युवा किसान और नए किसान जो आ रहे हैं वो धान और गेहूं का खेती नहीं करें क्योंकि इसमें कमाई बहुत कम होता है किसान का। सही या गलत? देखिए, ये बात जो है सिर्फ युवा किसानों के लिए ही नहीं, सभी किसानों के लिए है कि हमें कृषि में विविधीकरण बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ धान और गेहूं की खेती करके हम बहुत अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। अगर हमको खेती को व्यवसाय के रूप में देखना है तो निश्चित रूप से विविधीकरण करना पड़ेगा। उसमें खेती के साथ साथ जो है खेती में भी विविधीकरण हो, और खेती के साथ साथ दूसरे आयाम जो खेती के, चाहे वो पशुपालन है, मुर्गी पालन है, जो कुछ है, फिशरीज है, उसको करें। और खेती में भी जैसे बहुत सारे नए फल आ रहे हैं जो पहले हमारे देश में नहीं होते थे, उनकी खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। और कुछ क्षेत्र विशेष में जो है आपका कमलम है, उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो हार्टिकल्चर सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें विविधीकरण किया जा सकता है, और उसको चाहे युवा हो चाहे दूसरे किसान हो, सबको विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए। डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग फसल करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आखिरी सवाल सर, मतलब ये तो मुझे भी पूछने का मन है पर्सनली, और बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसका मैं उत्तर जानने के लिए क्यूरियस हूँ। जो लोग कहते हैं नए वैरायटीज़ आ रहे हैं पिछले 5 साल 10 साल में, या फिर जो भी ये ब्रीडिंग से वैरायटीज़ आते हैं, उनमें वो पौष्टिक तत्व नहीं होता है जो देसी वैरायटी में होता है। सही या गलत? नहीं, देखिए, मैं ये विशेष रूप से बात बताना चाहूँगा कि पिछले करीब 12 वर्षों में 112 से अधिक बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की गई हैं। बायोफोर्टिफाइड किस्में वो किस्में होती हैं जिनके अंदर ये विशेष गुण होता है कि जमीन से पोषक तत्वों को ले करके और वो ग्रेन्स के अंदर, दाने के अंदर इकट्ठा कर सकें। चाहे वो हाई आयरन की मात्रा हो, चाहे जिंक की मात्रा हो, प्रोटीन की मात्रा हो, और लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, मक्के में विटामिन ई है। इस तरह की किस्में विकसित की गई हैं, और 112 से अधिक किस्में अलग अलग फसलों में विकसित की गई हैं। तो ये जेनरिक कहना है कि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा नहीं होती, वो गलत
है, सही नहीं है। और ये नई बायोफोर्टिफाइड किस्में जो विकसित हो रही हैं, इनको अब स्केलिंग किया जा रहा। अब गेहूं में ये स्थिति आ गई कि हमारी जितनी किस्में आ रही हैं वो सारी की सारी किस्में हाई जिंक वाली हैं। बाजरे में ये आधिकारिक तौर पर निर्णय किया गया है कि उसमें जिंक और आयरन की मात्रा निर्धारित सीमा से ऊपर होगी तभी उन किस्मों को विमोचित किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरा, पोषक तत्वों की मात्रा दाने के अंदर, ग्रेन्स के अंदर सीधे जुड़ी हुई है कि हम जमीन के अंदर क्या दे रहे हैं। जो हम जमीन में देंगे वही हमारे दाने में आएगा। तो हमको अपनी मृदा का भी, और ये विशेष महीना चल रहा है जिसमें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से एक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। किसानों के पास जा करके उनको जानकारी कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के द्वारा दी जा रही है कि किस प्रकार से हम जो है पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग करें और जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा करें, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, ताकि मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और मृदा का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। पौधों का स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो पौधों के ऊपर हमारे जानवर जीवित होते हैं और हम लोग जो है जानवरों के ऊपर और पौधों के ऊपर होते हैं। तो हमको अपना स्वास्थ्य अगर बनाना है तो हमको जानवर का स्वास्थ्य, उनका दोनों का स्वास्थ्य, पौधे का स्वास्थ्य जरूरी है, पौधे के स्वास्थ्य के लिए मृदा का स्वास्थ्य जरूरी है। तो मिट्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मिट्टी को माँ का दर्जा दिया गया है और माँ का जैसे हम ध्यान रखते हैं उसी तरह से मिट्टी का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग होने के कारण मृदा की संरचना, मृदा की सेहत वो निश्चित रूप से खराब हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पोषक तत्वों का इम्बैलेंस हुआ है, असंतुलन हुआ है। खासकर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका हम प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सिर्फ जस्ता है, जिंक है, उसका प्रयोग करते हैं, आयरन का थोड़ा बहुत प्रयोग हो जाता है। बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको हम आमतौर पे ज़मीन में नहीं देते हैं, लेकिन पैदावार हम लगातार ले रहे हैं। जैविक खादें जब देते हैं, गोबर की खाद देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, तो वो एक तरह से अपने आप में भी पूरी तरह से बैलेंस होती हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम हो गई है। तो इसलिए हमको इस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार से हम बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। मेरा तो एक विशेष मानना है और कई बार मैं इस बात को कह चुका हूँ, इसको जरूर आप दिखाइएगा अपने पॉडकास्ट में, कि जो जैविक खादें हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका कई सालों के, दशकों के शोध के बाद ये निर्धारित किया गया है, निश्चित किया गया है कि इनसे 25% पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सकती, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, निश्चित रूप से। तो क्या हम ऐसा आवश्यक कर सकते हैं? और इनके साथ जो ट्रेजेडी क्या है कि इनका उत्पादन, इनका प्रसंस्करण, इनका ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन इतना वीक है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का जैविक खाद जो है मिल नहीं पाती, बायो फर्टिलाइजर्स मिल नहीं पाते। महंगा भी मिलता है शायद, महंगा, उसके आधे अच्छी गुणवत्ता का नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अगर हम ये मान के चलें कि जितनी हमारी फर्टिलाइजर की कंपनीज है, उर्वरक उत्पादक हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, इफको है, क्रिप्को है, नागार्जुना है, चंबल है, इन लोगों को अगर ये लक्ष्य दिया जाए कि आप जो कुल पोषक तत्व पैदा करेंगे, जैसे नाइट्रोजन अगर 100 किलो पैदा कर रहे हैं उर्वरक के माध्यम से, तो उसमें से 25 किलो आपको बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से पैदा करना है। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की श्रृंखला भी है, इनका सप्लाई चेन है, स्टोरेज की फैसिलिटी है, सब कुछ है। और इस पे शोध पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे जीवाणु, उनका कंसोर्शियम विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के द्वारा विकसित किया गया है। सिर्फ उनको ले करके उनके प्रोडक्शन को आप स्केल करने की ज़रूरत है। तो अगर बायो फर्टिलाइजर की हम सही मायने में प्रयोग करें तो 25% हम पोषक तत्वों की आपूर्ति बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा जो है, पोषक तत्वों को देने का तरीका, जो उनकी उपयोगिता है, जैसे आमतौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की दक्षता जो है वो 30 से 40% के आसपास होती है, बाकी सब बेकार चला जाता है। तो हम किस प्रकार से उनकी दक्षता को बढ़ाएं, तो उससे भी हम फर्टिलाइजर की कमी कर सकते हैं और जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। सर, मेरे 5 वाक्य का आपने गलत बोला, लेकिन बड़े प्यार से समझाया, उसके लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद। तो जैसे मैं बोल रहा था सर कि जब आपके बारे में मैं पढ़ाई कर रहा था, आपका रिसर्च कर रहा था, तो एक प्यारा सा आर्टिकल मुझे दिखा जिसका टाइटल था हाउ अ बॉय फ्रॉम यूपी
village became the scientist behind India's $6 billion बासमती एम्पायर। सिंपल शब्दों में कैसे उत्तर प्रदेश के गांव का एक लड़का आज 50,000 करोड़ के बासमती एम्पायर के पीछे एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले किया है। आपको सर बहुत से अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, बासमती मैन, बासमती किंग ऑफ इंडिया आपने मेंशन किया था, बट बासमती के प्रति ये आपके कैसे मतलब इतना डेवलपमेंट और वर्क हुआ? आपने एमएससी किया, पीएचडी किया, फिर रिसर्च में आए, साइंटिस्ट बन गए, वो बासमती का क्लिक कैसे हुआ? मेरा जो पीएचडी का शोध कार्य था वो भी चावल के ऊपर था। और हमारे जो गुरु थे, मेंटर थे, प्रोफेसर ई एस सिद्दीक, वो चावल पे काम करते थे और बासमती की गुणवत्ता को समझने के ऊपर, उसकी जो आनुवंशिकी आधार क्या है, जेनेटिक बेसिस क्या है बासमती के गुणों की, उसके ऊपर विशेष रूप से उनका शोध था। तो वो काफ़ी प्रभावित किए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी सफलता है, ये किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं हो सकती है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे एक ऐसी लिगेसी मिली छात्र जीवन से लेकर के और पूरे सेवा काल में, कि बासमती के ऊपर जो शोध कार्य की शुरुआत डॉक्टर प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा अपने छात्रों के माध्यम से की गई, जिसमें डॉक्टर ई.एस. सिद्दीक, उसके बाद डॉक्टर वी.पी. सिंह, डॉक्टर जमन और डॉक्टर के.वी. प्रभु, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो बासमती की परिभाषा देने में। पहले बासमती की एक परिभाषा थी जिसके हिसाब से जो इतनी नई किस्में हैं उनको बासमती नहीं माना जाता था। तो ये जो लिगेसी थी बासमती पे काम करने वालों की, और उसी समूह में काम करने का मुझे मौका मिला, तो एक बहुत जो मजबूत फाउंडेशन तैयार किया गया था, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना आसान होता है। अगर आपके पास फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग बनाना मुश्किल काम होता है। तो मैं तो अपने आप को बासमती का सेवक मानता हूँ, बासमती के किसानों का सेवक मानता हूँ, और उनके साथ बात करने में, उनके साथ संवाद करने में बहुत अच्छा लगता है। कोई ही ऐसा दिन हमारा जाता है जिस दिन 10, 20, 50 किसानों के फ़ोन न आते हों अपनी समस्याओं को लेकर के, या किसी भी और तरह की जो समस्या कृषि से संबंधित होती है, अपना फ़ोन। सर, बासमती चावल और रेगुलर चावल में एक अंतर तो हमने डिस्कस किया कि साधारण चावल पे एमएसपी मिलता है, बासमती के चावल पे एमएसपी नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है सर? ये मतलब इसका पीछे पॉलिसी का थॉट क्या है? पॉलिसी का थॉट यह है कि देखिए, जो हमारा मोटा चावल है, सामान्य चावल है, गैर बासमती चावल है, उसमें सरकार जो है खाद्यान्न सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैडी खरीदती है सरकार, और फिर वो पैडी मिलर्स को दिया जाता है, और 1 क्विंटल पैडी के बदले सरकार को वापस मिलर्स के द्वारा 67 केजी चावल वापस दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, पैडी एमएसपी पे सरकार खरीदती है जी और पैडी जो है मिलर्स को सरकार देती है। जी, मिलर्स उसकी मिलिंग करने के बाद 67 किलो चावल प्रति क्विंटल पैडी को वापस सरकार को देते हैं। सरकार फिर उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाती है। तो वो खाद्यान्न सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ मसला है। बासमती जो है एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो इसका खाद्यान्न सुरक्षा से संबंध नहीं है। एमएसपी इस पे देने का कारण, नहीं देने का कारण यह है कि बासमती का जितना मिलिंग है, एक्सपोर्ट है, यह सब मिलर्स के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अपने स्तर पे नहीं क्रिएट की गई है। जितनी मिलिंग इंडस्ट्री लगी है वो प्राइवेट मिलर्स ने अपनी फिर लगाई है। एक एक इंडस्ट्री लगाने में बासमती की अच्छी मिलिंग प्लांट, जिसमें जर्मन भुलर प्लांट्स हैं या जापान के सटाके प्लांट्स हैं, आपका 50 से लेकर के 200-300 करोड़ के आसपास जो है लगता है पैसा जो है। तो ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया है। प्राइवेट सेक्टर ही प्रोक्योर करती है पैडी, और मिलिंग करने के बाद वो चावल एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो मूल्य है निर्धारित होता है मांग और आपूर्ति के आधार पर। कितनी मांग है, कितनी सप्लाई है, डिमांड सप्लाई। हाँ, तो इसके चलते जो है रेट अच्छा मिलता है, आम तौर पे अच्छा मिलता है। करीब 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से ले करके और करीब करीब 4,500 या 5,000, 6,000 तक भी रेट चला जाता है, और किस्मों के ऊपर भी थोड़ा सा फ़र्क होता है
कि अगर परंपरागत किस्म है तो उसका ज़्यादा दाम होता है, जो दूसरी किस्में हैं उनका थोड़ा सा रेट कम होता है। तो चूँकि ये सारा व्यापार जो है निजी क्षेत्र में है और मांग आपूर्ति पे मूल्य किसानों को मिलता है, और ये सारा का सारा जो है एक तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर है बासमती का, इसके ऊपर एमएसपी नहीं है। आपने सर लगभग क्योंकि एमएसपी अगर लगा दिया जाए इसके ऊपर तो उसमें नुकसान किसानों का हो सकता है कई बार, क्योंकि फिर जो है उससे ऊपर जो है देने के लोग तैयार नहीं होंगे। हालांकि कई बार ये मांग की जाती है किसानों के द्वारा कि एक मिनिमम जो है फ्लोर प्राइस डिक्लेयर सरकार के द्वारा किया जाए कि उससे नीचे खरीद जो है बासमती की न की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जिस साल उत्पादन ज़्यादा हो गया तो उसका जो है दाम गिर जाता है, तो किसानों को नुकसान होता है। समझ गया। आपने सर लगभग 20-25 वैरायटी पे काम किया बासमती के, सही नंबर है वो? पहले जब आप बता रहे थे आपने शुरू किया तो किसान के प्रॉब्लम अलग थे, हर एक वैरायटी के साथ आपने शायद कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास किया, एंड आज कई हद तक कई सारे अलग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं और कई अलग प्रॉब्लम पैदा भी हो चुके हैं। मेजर वैरायटीज़ के थ्रू अपना जर्नी बता सकते हैं बासमती का कि जब शुरू किए थे ये समस्या थी, इसके लिए हमने ये वैरायटी का लॉन्च किया, ऐसे करके बासमती का वो जर्नी थोड़ा समझा दीजिए ताकि एक ही बार में लोग को एक क्लैरिटी मिल जाए। जी, तो हम शुरुआत से बात करें, हम तो जुड़े इस श्रृंखला में बाद में जुड़े, लेकिन शुरुआत अगर करें तो जो परंपरागत किस्म जैसे टाइप 3 है, देहरादूनी बासमती है, बासमती 370 है, ये परंपरागत किस्में थी जो 1930 या उससे पहले से इसकी खेती होती आ रही थी। उनकी पैदावार कम थी, गिर जाती थी, और पहली बौनी किस्म जो है बासमती की अधिक पैदावार देने वाली पूसा बासमती 1 1989 में विकसित हुई, जिसको मुच्छल बासमती के नाम से भी जानते हैं या तूड़ा बासमती के नाम से जानते हैं। और किसान इसकी खेती बड़े पैमाने पे किसानों ने किया, और इसमें मुख्य रूप से जो है डॉक्टर E.A. सिद्दीक इसके मुख्य प्रजनक थे, साथ में डॉक्टर V.P. सिंह थे इसमें, और लोग थे टीम के। और इसके बाद 2003 में जो है पूसा बासमती 1121 आई। पूसा बासमती 1121 की मुख्य विशेषता ये थी कि पकाने के बाद दाने की लंबाई इसकी जो है चावल की वो बहुत लंबी हो जाती थी, करीब 1 इंच के आसपास हो जाती थी। तो इससे कम चावल में ज़्यादा प्लेट आप सर्व कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हुआ जो है। लेकिन इन दोनों किस्मों में पूसा बासमती 1 में 1121 में कई सारी बीमारियां बाद में आने लगी। तो शोध कार्य शुरू हुआ कि किस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के द्वारा इन किस्मों में रोग रोधी क्षमता का विकास करें। फिर एक किस्म इम्प्रूव्ड पूसा बासमती बनाई, जिसमें कि पूसा बासमती 1 का ही इम्प्रूवमेंट करके उसमें पत्ती का झुलसा रोग, इसके लिए रोग रोधी क्षमता विकास किया गया। पूसा बासमती 1401 एक किस्म आई जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा, करीब 30 क्विंटल एकड़ में पैदावार उसकी होती है, लेकिन ड्यूरेशन लंबी होती है, बहुत अच्छी गुणवत्ता का चावल होता है। फिर जो पहला ब्रेक थ्रू जिसमें मैं मुख्य प्रजनक रहा वो पूसा बासमती 1509 आई, और इसकी विशेषता रही कि इसमें पहली बार बासमती की ड्यूरेशन को घटा करके 120 दिन जो है किया गया। तो 120 दिन का ड्यूरेशन होने के नाते अब क्या हुआ कि पैदावार भी काफ़ी अच्छी, इसकी 25 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार, 120 दिन की ड्यूरेशन। धान की कटाई के बाद किसान जो है उसमें मटर, आलू ये लगा सके। तो फसल विविधीकरण की जो बात कर रहे हैं तो उसमें पूसा बासमती 1509 लगाए, फिर आलू लगाए या फिर मटर लगाए, उसके बाद फिर जो है सूरजमुखी या मक्का। तो इस तरह से 3 फसल जो है एक ही खेत के ऊपर ले करके, और उनकी आमदनी जो धान गेहूं के फसल चक्र में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो पाती थी, वो 3 लाख 3.5 लाख तक जो है पहुंची। तो इसका काफ़ी असर हुआ। फिर इसके बाद पूसा बासमती 1692 आई, जो पूसा बासमती 1509 से भी अधिक पैदावार देने वाली थी। फिर इसके बाद पूसा बासमती 1637 आई। एक झोंका रोग आता है जिसको हम ब्लास्ट की बीमारी बोलते हैं। तो ब्लास्ट की बीमारी से काफ़ी नुकसान होता है, इसको हम गर्दन तोड़ भी बोलते हैं बीमारी को, जिसमें बाली टूट करके लटक जाती है, और उसके लिए रोग रोधी क्षमता का विकास करके पूसा बासमती 1637 विकसित की गई। फिर उसके बाद जो है पूसा बासमती 1718 जो 1121 का सुधार करके बनाई गई, इसमें पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है, और पूसा बासमती 1728 जो कि 1401 का सुधार करके बनाई गई, उसमें भी पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है। फिर इसके बाद 3 किस्में जो हैं 2022 के आसपास आई, जिसमें पूसा बासमती 1847, 1885 और 1886, ये क्रमशः
1509 और 1121 और 1401 का सुधार करके बनाई गई। इसमें पत्ती का झुलसा रोग भी और झोंका रोग दोनों बीमारियां नहीं लगती हैं। तो इस तरह से फिर इसके बाद जो है पूसा बासमती 1985 जो खरपतवार नाशी दवा इमिजा थापिर के प्रति रोधी थी, और 1979 उसमें भी इसी दवा के प्रति रोधी क्षमता थी, जो कि धान की सीधी बिजाई के लिए इनकी संस्तुति की गई। तो ये बासमती की जर्नी जो है रही सारी किस्मों की। इसके अलावा कुछ और भी किस्में हैं जो कि उतनी प्रचलित किसानों के साथ नहीं आई, तो नहीं हुई, उनका जिक्र मैं नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन ये किस्में हैं जो किसान बड़े पैमाने पे इसको उगा रहे हैं। किसान ये नाम से पहचान लेते हैं वैरायटी को? हाँ, सारी वैरायटी किसान भी पहचान लेते हैं, और मंडी में जब धान जाता है तो वहाँ पर खरीदने वाले लोग जो हैं वो लोग भी पहचान लेते हैं कौन सी वैरायटी का ये धान है। तो पूसा मतलब पूसा में आपका उसका ये हुआ है, बासमती तो बासमती। वो नंबरिंग का सिस्टम क्या होता है सर? नंबरिंग का सिस्टम यह होता है कि जब हम कोई भी एक नई किस्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग किस्मों के अंदर कुछ वांछित गुण है। एक किस्म के अंदर कोई अच्छा गुण है, दूसरे में कोई अच्छा गुण है, और दोनों गुणों को एक साथ हम लाना चाहते हैं। तो इन दोनों किस्मों के बीच में संकरण करते हैं। तो इस संकरण या जो क्रॉस हम बनाते हैं उसका नंबर देते हैं। तो जैसे पूसा बासमती 1637 है, इसका मतलब कि जब से बासमती प्रजनन की प्रक्रिया पूसा संस्थान में शुरू हुई तब से ये 1637वां क्रॉस बना था, उससे ये किस्म निकली। 1121 ये 1121वां क्रॉस बना था, उससे 1121 निकली। तो ये जो नंबर बताता है ये भी बताता है कि कौन किस्म पहले आई है, कौन किस्म बाद में आई है। जैसे 1847 है तो ये बाद की किस्म है, 1985 उससे बाद में आई है, 1979 उससे बाद में आई। इस तरह से ये जो क्रॉस का नंबर है वो किस्म के संख्या को दिखाता है, उसकी पहचान बताता है। समझ गया। और आप सर जब नए वैरायटी को ब्रीड करते हैं तो आप किसको ध्यान में ज़्यादा रखते हैं? किसान को, ब्रीडर, राइस मिल को, कंज्यूमर को? किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है? देखिए, किसान निश्चित रूप से फोकस में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बासमती की बात करें तो हमें पूरी वैल्यू चेन को देखना पड़ेगा। कंज्यूमर क्या चीज़ पसंद करेगा वही मिलर्स जो है उसका चावल बनाएगा। मिलर्स जो खरीदेगा वही किसान उगाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो मिलर्स नहीं खरीदेगा उसको किसान नहीं उगाएगा। तो बहुत सारी किस्में ऐसी आई जिसमें कुछ न कुछ कमी रहने के कारण मिलर्स ने उसको खरीदा नहीं, तो वो किस्में जो है अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो इसलिए हमको पूरा वैल्यू चेन को देखना पड़ता है, कंज्यूमर से लेकर के, किसान से लेकर के और उपभोक्ता तक। जब तक हम ये श्रृंखला नहीं पूरी करेंगे तब तक वो किस्म चलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से हमको ये ध्यान देना होता है कि किसानों को हम किस प्रकार से उनका लाभ बढ़ाएं, खेती का खर्चा उनका कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो। लेकिन सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उत्पादन के साथ गुणवत्ता होना जरूरी है। गुणवत्ता होगा, जैसे मान लीजिए अब मिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिलर्स ये देखना है कि खाने में चावल में स्वाद और सुगंध हो, ये उपभोक्ता का गुण है। मिलर्स ये देखता है कि उन गुणों के साथ साथ जब वो 1 कुंटल धान से चावल बनाता है तो उसको कितना खड़ा चावल मिलता है, जिसको हम हेड राइस रिकवरी HRR बोलते हैं। अगर हेड राइस रिकवरी ज़्यादा है तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। जिस चावल में टूटन ज़्यादा होगी उसमें पैसा उसको कम मिलेगा। अगर 5% 6% भी हेड राइस बढ़ जाता है, खड़ा चावल जिसको बिना टूटा हुआ होता है। इसलिए आप कई बार देखते हैं कि ब्रांड जो बाज़ार में आता है उसमें 2 बार, तिबार ये नाम आता है। 2 बार का मतलब जो 2 टुकड़े हो गया हो, तिबार का मतलब जो 3 टुकड़े हुआ हो, मतलब एक उसमें से जो है काफ़ी छोटा दाना हो गया, और उसके अलावे और भी आता है जो बिल्कुल छोटा होता है। तो उसी हिसाब से जो है तिबार का 3/4 हो गया, मतलब 1/4 हिस्सा अलग हो गया, 3/4 एक टुकड़ा हो गया। 2 बार में आधा आधा टूट गया। तो ये सारे 1 कुंटल धान के मिलिंग के बाद करीब 67 किलो चावल मिलता है। उस 67 किलो में अगर 50 किलो खड़ा चावल मिल जाता है तो बाकी जो 16 किलो या 17 किलो मिलता है वो आपका टूटा हुआ चावल होता है। तो वो अलग श्रेणी में अलग होकर के जाता है। जो खड़ा चावल है वो उसका दाम ज़्यादा मिलता है। तो मिलर उस चीज़ को भी देखता है, और अगर किसी वैरायटी में खड़ा चावल कम निकल रहा है तो मिलर उसको खरीदेगा नहीं। अब किसान ये देखता है कि हमारी किस वैरायटी में पैदावार
ज़्यादा हो रही, किस वैरायटी में बीमारी नहीं लग रही है, कंज्यूमर देखता है मेरे बिरयानी में सबसे अच्छा क्या है। क्या है। तो हमको सबको ध्यान में रख करके तभी नई किस्म विकसित करनी पड़ती है, नहीं तो नई किस्म चलेगी नहीं। किसी भी श्रृंखला के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो घटक हैं, अगर वो असंतुष्ट होंगे तो पूरी श्रृंखला जो है वो खराब हो जाएगी। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। सही बात कही आपने। अभी सर बासमती मार्केट में क्या 150-200 रुपए किलो में बिकता है, उससे ज्यादा हाँ, मार्केट में? हाँ, मार्केट में आपका करीब करीब 180-200 रुपये। कुछ खुले में चावल जो खरीदेंगे, जो ब्रांडेड नहीं है, वो सस्ते मिल सकते हैं, 125 रुपये 130 रुपये किलो भी मिल सकते हैं। लेकिन जो पैकेट में आते हैं ब्रांडेड, वो उनका 180 150 से 200 किलो 200 रुपये करीब मिल जाता है। और उसमें अगर मान लीजिए आपका एजिंग की हुई है, जिस चावल की 2 साल की एजिंग अगर की हुई है, तो उसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी अगर देखें, जो एज किया हुआ 2 साल का पुराना चावल होता है, वो करीब करीब मान के चलिए कि $500-600 जो है पर टन ज़्यादा मिलता है, जो फ्रेश चावल के होता है। इस पे आते हैं सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एजिंग पे। बट पहले वो 150-200 रुपये किलो मार्केट में मैं मिल रहा हूँ, मुझे मिल रहा है 150-200 रुपये प्रति किलो, लेकिन उसमें से किसान को कितना मिलता है और बीच वाले मिलर को कितना मिलता है, वो सप्लाई चेन में समझा सकते हैं? क्योंकि किसान का ये शिकायत, मैं रिसर्च जब कर रहा था, कि हमें तो 30-35 रुपये प्रति केजी मिलता है। आई थिंक उसी के आसपास रेट होता है। हाँ, 35 रुपये जिस साल रेट ठीक ठाक रहा तो 35 रुपये, कभी 40 भी मिल जाता है, कभी 3000 भी मिल जाता है। तो 3000 से लेकर के 4500, अगर 3000 का रेट मिलता है तो किसान तकरीबन संतुष्ट होता है। 3200-3500 मिल जाता है तो उतना ठीक है। लेकिन अब ये देखिए कि उसमें वैल्यू चेन में हम जो है, राइस एक तरह से प्राइमरी प्रोडक्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता है। आप मिलिंग करना है, मिलिंग करने के बाद उसको पॉलिशिंग करना है, और पॉलिशिंग करने के बाद उसको मार्केट में बेचना है। एजिंग अगर करना है तो 2 साल अगर उसको आपको पैडी स्टोरेज करना है या राइस को स्टोरेज करना है, तो उसमें स्टोरेज में कास्ट बढ़ती है। और मिलिंग में भी जितनी मशीनें हैं, क्योंकि बासमती का चावल काफ़ी लंबा होता है, 7 मिलीमीटर के आसपास, 8 मिलीमीटर का लंबा चावल होता है, तो उसको किसी भी सामान्य मिल में मिलिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें टूट जाएगा चावल अलग सा उसका। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल्स होती हैं, जो बाहर से इम्पोर्टेड मशीन्स होती हैं, वो लगता है। लेकिन कुल मिला जुला करके अगर आप ये देखें कि अगर हम 3500 रुपये का धान 1 क्विंटल का किसान को अगर दाम मिलता है, तो 3500 रुपये में करीब 50 किलो के आसपास खड़ा चावल अगर सेला बनाते हैं, और 100 रुपये के हिसाब से अगर बीजे तो 5000 रुपये का वो हो गया, और 6000-7000 और जोड़ लीजिए, टूटा हुआ चावल है, तो 3500 रुपये का करीब करीब डबल हो जाता है जो उसका वैल्यू बनती है। लेकिन उस वैल्यू में से फिर जो है और भी कास्ट सारी होती है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। निश्चित रूप से फ़ायदा है तभी लोग करते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे। लेकिन ये भी देखना है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया है मिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर वो नहीं होगा तो फिर हम पैदा करके भी क्या करेंगे। वो भी सही बात है, हर आदमी का एक खुद का कंट्रीब्यूशन होता है सप्लाई चेन में। क्योंकि ये हमेशा प्रश्न उठता है, मार्केट में तो इतना ही बिकता है, किसान को इतना ही मिलता है, सारे बीच वाले लोग लेके चले जाते हैं। तो ये कॉमन सब्जी में भी होता है, चावल में भी होता है, बट आई थिंक और प्रोडक्ट में ज़्यादा है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। जो अगर हम बाइफर्केट करके देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है। समझ गया जी सर। बासमती को लेके एक हल्का सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं इंटरनेट में पढ़ रहा था कि ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। पाकिस्तान वाले बोलते हैं बासमती हमारा है, इंडिया वाले बोलते हैं बासमती हमारा है। ये क्या है? ये तो मेरे लिए नया न्यूज़ था, मैं उतना जानता नहीं था। ये भी कॉन्फ्लिक्ट है? ज़रूर है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान तो देश एक ही था। तो इंडिया ही था, पाकिस्तान तो था नहीं। तो पंजाब प्रोविंस का कुछ हिस्सा, करीब 14 ज़िले हैं पंजाब प्रोविंस में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ पे भी बासमती खेती होती थी और आज भी होती है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो दोनों का उसमें योगदान है। लेकिन अभी जो है इसको जो जीआई मिला है, पाकिस्तान भी अपना अलग कोशिश किया है, अपना कानून बना करके उन्होंने कुछ रकबा इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है।
जो कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। अब 14 जिले के बाहर जा रहे हैं करीब, वो 48 जिलों की बात कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं, जहाँ पे कभी कोई हिस्ट्री, हेरिटेज, पब्लिक परसेप्शन बासमती का नहीं, उन जिलों में जहाँ पे रेगिस्तान होता था तो वहाँ पे चावल तो बासमती हो नहीं सकता है। तो इसलिए उस चीज़ का विरोध भारत के द्वारा किया गया है। और बाकी तो दोनों देश शुरू से, जब एक था, भारत ही था, तो उसमें बासमती खेती वहाँ पे भी होती थी। आज सर बासमती का जो आप बात कर रहे थे एक्सपोर्ट का, मैं पढ़ रहा था 2024-25 में लगभग 50,000 करोड़ के आसपास जी हमारे देश से एक्सपोर्ट हुआ था। ज़्यादातर एक्सपोर्ट आई थिंक यूरोप की तरफ, फिर कुछ मिडल ईस्ट में भी शायद जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन एक ही बार से यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे कुछ तकलीफ़ आया कि एक्सपोर्ट में हमें मतलब एक ब्लॉकेज एक प्रकार से आ गया। इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये काफ़ी हेडलाइंस बनाया था कि भारत का चावल अब यूरोप में नहीं जा सकता है। एग्जैक्टली क्या हुआ वहाँ पे? पहले तो मैं बताऊंगा, जो प्रश्न आपने किया कि कुल जो हमारा निर्यात होता है बासमती चावल का, तो उसका करीब 70 से 75% हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट में जाता है। बल्क जो है हमारा मिडिल ईस्ट में जाता है। और यूरोपियन यूनियन में कुल मिलाकर के जो है करीब 6 लाख 5 लाख टन के आसपास जो है जाता है। फिर इसके बाद अमेरिका एक बड़ा मार्केट है और दूसरे देशों में जाता है। वैसे बहुत सारे देशों में जाता है, लेकिन मेजर जो इम्पोर्टर्स हैं उसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज शामिल हैं। 75% वहाँ पे जाता है और सारा वो पार बॉयल रह जाता है। अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे कुछ मानक ऐसे निर्धारित किए गए हैं, खासकर जो रासायनिक दवाओं का प्रयोग बीमारियों के नियंत्रण में किया जाता है। उसमें से एक दवा है ट्राइसाइक्लाजोल। तो ट्राइसाइक्लाजोल का मानक जो है वो यूरोपियन यूनियन में रखा गया है 0.01 ppm। 0.01 ppm का अर्थ ये हुआ कि 1 मिलीग्राम दवा 100 किलोग्राम चावल में, अगर उसका इतना मात्रा भी पाई गई तो भी चावल की खेप को निरस्त कर दिया जाएगा। तो 2017-18 के आसपास जो है कई खेप हमारी बासमती चावल की वहाँ से निरस्त की गई थी, वापस कर दी गई थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी शोध कार्य इंटेंसिफाई किया। और अब आमतौर पे हमारी जितनी किस्में हैं जो हमने विशेष रूप से विकसित की हैं, उनके अंदर जो ब्लास्ट की बीमारी है वो नहीं लगती है। चाहे 1847 है, 1885 है, 1886 है, 1637 है, इसमें ब्लास्ट की बीमारी नहीं लगती है। और ज़्यादातर किस्मों में पत्ती का झुलसा रोग भी नहीं लगता है। जब बीमारी नहीं लगेगी तो दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी, और जब दवा छिड़की नहीं जाएगी तो दवा का अवशेष भी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ समय तक ये समस्या थी, लेकिन अब फिर हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया है और पुरानी स्थिति में आ गया है। जो यूरोपियन यूनियन में थोड़ा बहुत घटा था वो उस स्थिति में वापस जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मानक सिर्फ यूरोपियन यूनियन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जैसे उसी दवा का जो अमेरिका में 3 ppm तक एक्सेप्टेबल है, जबकि यहाँ पे 0.01 ppm है। जापान में 8 ppm तक है। चाइना में भी ज़्यादा है, मैं पढ़ा। चाइना में ज़्यादा है। तो सवाल यह है कि यूरोप का एक मौलिक सिद्धांत उन्होंने बना रखा है कि जिन दवाओं का प्रयोग उस देश में नहीं होता, उन देशों में नहीं होता है, उन दवाओं के लिए उन्होंने एक जो है डिफ़ॉल्ट लिमिट सेट कर दी है, और वो डिफ़ॉल्ट लिमिट जो है 0.01 ppm है। तो जो भी दवा वहाँ पे, चूँकि इस दवा का प्रयोग ब्लास्ट की बीमारी के लिए किया जाता है जो कि चावल में होती है, चावल उनके यहाँ होता नहीं है, तो दवा का प्रयोग वहाँ पे होगा नहीं, तो इसका डिफ़ॉल्ट उन्होंने निर्धारित कर दिया। ट्राइसाइक्लोजोल अभी भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसका मेजर कौन से रोग के लिए था? ये जो ब्लास्ट की बीमारी है, जिसको हम झोंका रोग बोलते हैं। झोंका रोग, हाँ। पत्ती में भी आता है, और इसको बाली बनने के बाद जब दाना दूधिया होता है उस अवस्था में भी आता है, तो बाली टूट जाती है, इसको गर्दन तोड़ भी बोलते हैं, तो दाना फिर सूख जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग किसान करते थे उसमें, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके बारे में काफ़ी जानकारी किसानों को दी गई है, और चावल भी जब बाहर भेजा जाता है तो उसमें उसकी टेस्टिंग की जाती है। यहाँ तक कि चावल खेत में जब धान की फसल खड़ी है
तो उसमें परचेज करने से पहले भी बहुत सारी कंपनीज पैडी ले करके जाती हैं और सैंपल की टेस्टिंग करवाती हैं। टेस्टिंग करवाने के बाद अवशेष अगर नहीं होता है तो उसमें किसानों को 200 रुपये 300 रुपये प्रति क्विंटल दाम ज़्यादा दे करके जो है, जो मंडी का रेट है, वो खरीद करती हैं। और इसके बारे में काफ़ी जानकारी हम लोग भी किसानों को दे रहे हैं। बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसके द्वारा जानकारी दी जा रही है, पीडा के द्वारा दी जा रही है कि किसान भाई जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, सिर्फ ट्राइसाइक्लोजोल भी नहीं, और भी कई सारी दवाएं हैं, उनका प्रयोग अपनी खेती में न करें। सर, आपसे जब मैं बात कर रहा था तो आप बोले कि हर दिन लगभग 10-15 किसान से आप बात करते हैं, ज़्यादातर धान के ही किसान होंगे, मैं समझ रहा हूँ। इन किसानों के बारे में थोड़ा मुझे बताइए सर, मैं समझना चाह रहा हूँ कि प्राइस इनका एक सबसे बड़ा समस्या होता है, बट ये किसान और क्या चाहते हैं कि सरकार इन्हें और सपोर्ट करे, मार्केट मतलब और सपोर्ट करे, बेहतर प्राइस मिले। इन किसान का सबसे बड़ा समस्या क्या है जो आप समझे हो इतने सालों में? बासमती के किसानों की अगर हम बात करें तो उसमें उनका जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हमारी प्राइस की स्टेबिलिटी हो। दूसरी चीज़, जो रासायनिक दवाओं के आधार पर निरस्त किया जा रहा है, या कम से कम उसको एक परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हों कि अगर हमारा चावल मान लीजिए नहीं लिया जा रहा है या उसको वापस किया जा रहा है हमारे धान को, तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कि एक उचित मूल्य पे हम टेस्ट करा के हम भी पता कर सकें। मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारे चावल के अंदर कोई अवशेष है या नहीं है। तो इस तरह की सुविधा, कोई सामूहिक सुविधा का विकास हो, इसकी बात भी किसान करते हैं, जहाँ से वो खुद जांच करा के और अपने उत्पाद के मूल्य को देख सके। दूसरा जो है, एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो आम तौर पे जो रासायनिक दवाएं मिलती हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर के है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्पूरियस पेस्टिसाइड, चाहे वो फंजीसाइड्स हों, इंसेक्टिसाइड्स हों, वो किसानों को आड़ती के द्वारा दिए जाते हैं। और ये जो सिस्टम है इस तरह से काम करता है कि किसान आड़ती से पैसा भी लेते हैं और दवाएं भी लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। फिर जब धान ले करके आते हैं तो आड़ती अपना पैसा काट करके फिर किसानों को जो बचता है वो उनको वापस करता है। तो आड़ती के ऊपर काफ़ी आश्रित होते हैं बहुत सारे किसान, जो किसान बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं तो या कम साधन संपन्न हैं, तो उनके द्वारा कई एक बार जो है उनको जो है एक तरह से ठगा जाता है कि दवा जो है सही नहीं मिलती है। तो इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि नकली दवाएं जो हैं वो बाज़ार में न आएँ और उससे किसानों को नुकसान नहीं हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि किसान अक्सर चर्चा करते हैं इसके बारे में। एंड एक शब्द सर, मतलब पॉडकास्ट अंत करने से पहले मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, काफ़ी आजकल प्रैक्टिस में है, वो है जीन एडिटिंग के बारे में। ये जीन एडिटिंग शब्द क्या होता है और धान की खेती और किसानों के लिए इसका क्या संबंध है? जीन एडिटिंग पौधों की नई किस्मों के विकास का एक तरीका है, एक नया तरीका है। जैसे कि आप पेपर आप लेके बैठे हुए हैं और इसमें कोई गलती रह गई, तो बेस पेपर तैयार आपने किया, उसको एक बार पढ़ा, पढ़ने के बाद उसमें कहीं आपको लगा कोई स्पेलिंग गलत हो गई, तो दोबारा कंप्यूटर में जा करके उसी जगह पर जा करके पूरा आपको पेपर पहले नहीं ख़त्म करना है, सिर्फ उसी जगह पे जा करके उस लेटर को आपने ठीक कर दिया, उसको एडिट कर दिया। उसी तरह से जो पौधों का डीएनए होता है उसमें जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ATGC बोलते हैं, एंड दीज आर 4 लेटर्स ऑफ लाइफ। ये जिंदगी के शब्द हैं, अक्षर हैं, जिनके द्वारा हमारी सभी गुणों का निर्धारण किया जाता है। जिस लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन में कोई कमी है तो उस जीन के अंदर इस लेटर के परिवर्तन को सटीक तरीके से वहीं पे जा करके कर देना, इसको हम जीन एडिटिंग बोलते हैं। तो जीन एडिटिंग जो है प्राकृतिक रूप से भी होती रही है। जैसे आप धान में जो बौनी किस्म आई या गेहूं में जो बौनी किस्म आई, नोरिन 10 या DG ऊजन जो है, इसको प्रकृति के द्वारा ही एडिट किया गया था कि बहुत सारे टाल पौधों में कुछ पौधे जो है बहुत
बौने आ गए, तो उन बौने पौधों से बौनेपन का जीन बाकी प्रजातियों में लाया गया, जिसकी वजह से हरित क्रांति आई। बाद में वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या इस तरह का परिवर्तन हम कृत्रिम तरीके से भी कर सकते हैं क्या। तो म्यूटेशन एक उत्परिवर्तन तरीका होता है कि इसमें रेडिएशन करके डीएनए को थोड़ा सा आल्टर कर सकते हैं, या कुछ केमिकल्स हैं उनके द्वारा ट्रीटमेंट करके डीएनए को आल्टर कर सकते हैं, तो उससे गुणों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वो तरीका जो है काफ़ी रैंडम होता है। जिस जीन में आप परिवर्तन करना चाहते हैं वो न बदले, कोई और चीज़ बदल जाए, अच्छा चीज़ कोई खराब हो जाए। तो इस तरह से वैज्ञानिकों का एक सपना था कि क्या हम सटीक तरीके से वहीं पे परिवर्तन कर सकते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं। और इसी सपने को साकार किया दो महिला वैज्ञानिकों ने, जिसमें जेनिफर और चार्पेंटियर, इन लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इन्होंने जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी विकसित की। तो जीनोम एडिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जीन में हम एक सटीक परिवर्तन करके वांछित गुणों का विकास कर सकते हैं। और किसी भी फसल में किया जा सकता है। कोई जानवर की किस्में हैं, पशुओं की किस्में हैं, उनमें भी जीनोम एडिटिंग के द्वारा नई किस्मों का विकास किया जा सकता है। लेकिन खासियत यह है कि इनके अंदर हम कोई बाहर का जीन नहीं ला रहे हैं, बैक्टीरिया से या वायरस से, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो पौधे में पहले से जीन उपस्थित है उसी जीन में एक हम माइनर चेंज कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर बनने वाली प्रोटीन अलग हो और उसके द्वारा वांछित गुण का विकास हो। तो इसको हम सामान्य फसल की किस्म के तरह से ही देखते हैं। इसमें कोई बाहर से कोई जीन या बाहर से कोई प्रोटीन नहीं लाते हैं। सुरक्षित है, सेफ है, बिल्कुल कोई उसमें। अभी सर बैम्बू के मैं 2-3 पॉडकास्ट किया हूँ, गन्ने का पॉडकास्ट किया हूँ, और हर इंसान आज एक शब्द को लेके काफ़ी उत्साहित है, और वो है कार्बन क्रेडिट। शायद धान में भी कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, बट एक तो ओर पे तो इसका बहुत बातचीत हो रहा है, दूसरे ओर पर किसान कहते हैं यार ये तो बस 2 शब्द है, हमें आज तक कोई कार्बन क्रेडिट नहीं मिला, हमें कुछ समझ नहीं है कैसे काम करता है। स्टार्ट करते हैं सर, कार्बन क्रेडिट क्या है और किसान इसका लाभ कैसे ले सकता है, और असलियत में ग्राउंड पे इसका लाभ किसान को मिल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्रश्न करने के लिए। और ये बहुत ही समसामयिक विषय है और इसके ऊपर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये बताना कि कार्बन क्रेडिट है क्या। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जब हम खेती करते हैं तो खेती में जो तकनीकी का हम प्रयोग करते हैं उसमें हम अगर सुधार लाएं, और सुधार लाने से जो हम जलवायु के ऊपर, वातावरण के ऊपर उसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसको अगर हम कम कर सकें, तो इसको हम जो है कार्बन क्रेडिट से जोड़ा इसको जा सकता है। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पर बताएं कि आप अगर धान की खेती कर रहे हैं तो धान में अगर सीधी बिजाई करते हैं, लेजर लेवलिंग करते हैं, तो लेजर लेवलिंग जब आप करेंगे खेत में, ज़मीन एकदम समतल हो जाएगी। पानी जब लगाएंगे तो पानी जो है पूरे खेत में चारों तरफ एक सार फैल जाएगा। अगर खेत में लेवलिंग अच्छी नहीं है, समतल नहीं है ज़मीन, तो नीची ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। जिधर ऊंची ज़मीन है उधर पानी में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो पानी भी आपका बेकार जाएगा, बिजली भी ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से जो रिजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं कि ऐसी कृषि पद्धतियाँ जिनके प्रयोग से हम जो है ऊर्जा का बचत कर सकें, प्रदूषण को कम कर सकें, ज़मीन के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें, चाहे वो लेजर लेवलिंग जैसी चीज़ हो, चाहे वो सूक्ष्म सिंचाई जैसी चीज़ हो, चाहे वो धान की पराली न जलाने की बात हो, चाहे बायो फर्टिलाइज़र के प्रयोग की बात हो, ये सब सारी पद्धतियाँ जो हैं इस तरह से, या पराली खेत में न जलाएं। तो अगर जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर खेत में जो पराली अगर नहीं जलाते हैं तो उससे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। तो उससे 1 कार्बन क्रेडिट जो है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अगर आप कम करते हैं तो उससे 1 कार्बन क्रेडिट मिलती है। तो धान के किसान भी कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं? तो 1 कार्बन क्रेडिट का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य है वो करीब 30 से लेकर के $40 के आसपास है। ठीक है। तो अगर आप 1 हेक्टेयर में सभी रिजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का प्रयोग करते हैं, कुछ का नाम मैंने गिनाया, बायो फर्टिलाइजर भी उसमें शामिल है, तो करीब
8 से 10 कार्बन क्रेडिट 1 हेक्टेयर में आप कमा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 कार्बन क्रेडिट या 8 कार्बन क्रेडिट को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दिए $240 के आसपास हो गया। तो इस तरह से 24,000 25,000 रुपये कार्बन क्रेडिट के रूप में आया प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर हो प्रति गया हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर। अब सवाल ये आता है कि ये कार्बन क्रेडिट जो है इसका पैसा कौन देगा, और कैसे नापेंगे? कैसे इसको मेजर करेंगे। तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम वेरा प्रोटोकॉल कहते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से अलग अलग पद्धतियों का मूल्यांकन किया गया है। हमारी बहुत सारी कृषि पद्धतियां अपने देश में ऐसी हैं जिनका मूल्यांकन अभी उस परिप्रेक्ष्य में नहीं किया गया है, वो भी शोध का विषय, उसे भी करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, जैसे आपका ग्रो इंडिगो एक कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी इंडिगो और माहिको जो अपनी इंडिया की कंपनी है उनके साथ मिल करके इन्होंने ग्रो इंडिगो एक कंपनी बनाई है जिसमें कि करीब 50,000 से अधिक किसानों को इनरोल किया है पंजाब में, हरियाणा में, और उन किसानों का 3 वर्ष पूरा हो गया है। 3 वर्ष के बाद ये पहली बार इस बार वो कार्बन क्रेडिट उनको देने जा रहे हैं। सारा प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ उनका हो गया। उस तरह से बेयर ने भी किया है। तो इसमें जो कार्बन क्रेडिट खरीदने वाले लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग या ऐसे बिजनेस हाउसेज जो प्रदूषण, उनके बिजनेस के द्वारा भी प्रदूषण हो रहा है और उसको अपनी रैंकिंग करनी है, ग्रीन रेटिंग करनी है, और अगर मान लीजिए वो उतना नहीं कर पा रहे हैं तो अगर हम कृषि से कार्बन क्रेडिट पैदा करते हैं तो उसको खरीद कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर एक तरफ बायर करते हैं, दूसरी तरफ सेलर करते हैं। सेलर जो है किसान होता है कार्बन क्रेडिट का, खरीदने वाला दूसरा बिजनेस हाउस होता है जो अपना पैसा लगाता है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पैसा किसानों को ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से जो है जब हम कार्बन क्रेडिट के माध्यम से एक तरफ जहां हम पैसा का एक अर्जन का सोर्स बनेगा, वहीं दूसरी तरफ जो हम वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो कृषि के माध्यम से जो योगदान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन होगी हर तरह से। अभी धान का किसान सर प्रति एकड़ कितना 30-40 हज़ार रुपये कमाता है खेती से मुनाफा? हाँ, ये तकरीबन यही, क्योंकि 25,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा होता है और करीब अगर मान लीजिए 30 कुंटल पैदावार उसकी मोटे धान की हुई और 2200 रुपये 2300 रुपये कुंटल धान बिका, तो करीब करीब 65,000 रुपये उसको 1 एकड़ में मिलता है, जिसमें 25,000 निकल जाता है। तो 30 से 40 हज़ार रुपये, 40,000 के आसपास उसको मिलता है। और यदि आप कह रहे हैं कार्बन क्रेडिट करें तो प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 प्रति एकड़ हेक्टेयर 20-25 हज़ार हुआ तो 10,000 के आसपास जो है आपका पर हेक्टेयर। पर एकड़ 10,000 और ये आमदनी में जुड़ेगा। हाँ, तो 10,000 प्रति एकड़ आमदनी मेरा बढ़ सकता है। आपने बताया ये करने का तरीका है एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना। अब किसान को ये प्लेटफॉर्म के बारे में सर थोड़ा हम बता सकते हैं, क्योंकि एक बात तो समझ गया, कोई कंपनी एक और पे वो प्रदूषण कर रही है मानो इंडस्ट्री में, तो वो एक किसान के साथ जुड़ सकती है जो अच्छा खेती कर रहा है या कर रही है ना। कार्बन क्रेडिट का ये लॉजिक हुआ, बट वो रास्ता जोड़ने वाला दोनों को रास्ता क्या है, वो प्लेटफॉर्म क्या है? यदि कोई किसान करना चाहे तो कैसे कर सकता है? तो इस तरह के कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आप अगर गूगल में जा कर के ग्रो इंडिगो टाइप करेंगे, ग्रो इंडिगो, हाँ, तो ग्रो इंडिगो का पूरा विस्तार में आपको जो है डिटेल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, इनरोलमेंट आप कैसे करेंगे, ये सारी विधि उसमें बताई गई है। और कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जो कि कार्बन फार्मिंग के अंतर्गत उनको कवर किया जाता है, जिसका प्रयोग करके किसान कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। और उसमें हम लोग भी कई बार, जैसे हम लोगों ने एक साथ में प्रोजेक्ट चलाया था ग्रो इंडिगो के साथ पूसा संस्थान के द्वारा पहले, जिसमें कि ये भी देखना होता है कि जो पद्धति किसान क्लेम कर रहे हैं कि हमने अपने खेत में जैसे DSR किया है, धान की सीधी बिजाई की, डायरेक्ट, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, बिजली की बचत हो रही है, लेबर की बचत हो रही है, सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन किसान ने वो किया है या नहीं किया है? जब हम क्लेम कर रहे हैं तो सही क्लेम कर रहे हैं। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने सैटेलाइट के माध्यम से उसको देखा, उस खेत पे जहाँ पे क्लेम किया गया कि पराली नहीं जलाई गई है, तो और फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा लिया किसी को भेज करके लोकेशन पे।
तो इस तरह से हमने पाया कि इस माध्यम से करीब करीब 95% जो है सही आंकड़ा हमारे सामने आया। समझ गया। आई थिंक ये नया एक आमदनी का सोर्स हो सकता है किसान के लिए, यदि थोड़ा वो समझे, सही प्रकार से खेती करे। बट पहले फोकस होना चाहिए खेती को सुधार ले, उसके सुधारने आगे शायद डायरेक्टली ये हो बिल्कुल। पाएगा। सो आमदनी के साथ साथ जो उसका हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रभाव मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गया। सर, अगले 20-25 साल में आप क्या चाहते हैं? आपने 35 साल इस कृषि को दिया है, धान को दिया है, किसानों को दिया है। आपका भारतीय कृषि को लेकर क्या विजन है कि अगले 20-25 साल में हमें कहाँ पहुँचना चाहिए? देखिए, जो विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जिसको साकार करने में सभी लोग हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में भी हमें जो है इसके ऊपर बहुत काम करना है और इसमें जो कुछ बातें हैं विशेष रूप से जहाँ पे हमारी कमजोरी है या कमी है, जैसे कि मैंने बताया कि जो सिंचाई है उसकी दक्षता को बढ़ाना। अभी जो हम सिंचाई का जल है उसका प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं, फ्लड इरिगेशन बड़े पैमाने पे होता है और ख़ासकर उन राज्यों में जहाँ पे पानी बहुत उपलब्ध है, बिजली फ्री है, तो सिंचाई की दक्षता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से पोषक तत्व जो हैं उनका भी प्रयोग जब हम करते हैं तो संतुलित प्रयोग करना है और जो पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है उसको भी कम करके उसकी उपयोगिता को और दक्षता को बढ़ा करके 30-40% से बढ़ा के 70-80% के आसपास करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावे जितनी हमारी किस्में हैं उनकी क्लाइमेट प्रूफिंग, क्लाइमेट रिजिलिएंट उनको बनाना, चाहे वो बीमारियों के लिए हों, कीड़ों के लिए हों या सूखा है, बाढ़ है, खारापन है ज़मीन में, इन सारी चीज़ों के लिए तो ऐसी नई किस्मों का विकास करना ज़रूरी है। फसल का विविधीकरण बहुत ज़रूरी है, उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। तो ये चीज़ें अगर हम शोध के द्वारा करेंगे और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग, अभी जीनोम एडिटिंग के द्वारा भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ी परियोजना चलाई जा रही है, करीब 500 करोड़ से अधिक इसके ऊपर व्यय किया जा रहा है, अलग अलग फसलों में अलग अलग लक्षणों के विकास के ऊपर जो है, तो उससे जो नई किस्में आएंगी उससे भी उत्पादन बढ़ेगा। और इसके अलावे जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होता है, कटाई के बाद चाहे वो फल हो, सब्जी हो या आपका जो है अन्न हो, उनमें जो नुकसान होता है वो एक बड़ी चुनौती है जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साइलोज का विकास, सरकार उसके ऊपर प्रयासरत है। अगर उसको हम बचा लें तो कई देशों के उत्पादन के बराबर तो हम उत्पादन करने के बाद वो नुकसान हो जाता है। अगर वो बचे तो उसमें जो इनपुट लगती है, इनपुट कास्ट लगती है, वो भी सारी चीज़ें धान में बचें। ज़्यादा बोल रहे हैं सर कि ओवरऑल एग्रीकल्चर में? नहीं, खासकर जैसे हमारी सब्जी है, फल हैं, उनमें उसमें नुकसान तो बहुत होता ज़्यादा है। होता है। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो उसमें भी करीब 5% से लेकर के 10% का लॉस होता है। तो 10% अगर धान का 150 मिलियन टन, तो 15 मिलियन टन बहुत सारे देशों का उत्पादन नहीं है, तो उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावे जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सशक्त करना, ताकि किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए एकत्रित होकर के मूल्य के निर्धारण में अपनी भागीदारी कर पाएँ। अभी उसमें कई बार समस्या आती है। इसके अलावा डिजिटल और स्मार्ट एग्रीकल्चर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इनके प्रयोग से किस प्रकार से खेती को हम दक्ष बनाएं, प्रिसीशन एग्रीकल्चर की ओर जाएं, चाहे ड्रोन का प्रयोग हो, ये सब सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है। किसानों को सुविधाएं और उसके साथ साथ ज्ञान दोनों उपलब्ध कराना। उबराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात अक्सर करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसान बहुत समय पे जो है बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं एक्सपेंसिव होती हैं। अब जैसे ड्रोन की ही बात करें, अगर ड्रोन का प्रयोग एग्रीकल्चर में बड़े पैमाने पे करना है तो एक ड्रोन की कास्ट 10 लाख 15 लाख मान ली जाती है, तो हर किसान नहीं कर सकता है। तो कस्टम हायरिंग सेक्टर बना करके या जितने ड्रोन एक क्षेत्र में हैं उनकी मैपिंग हो जाए और कोई भी किसान, जैसे हम ऊबर ओला बुक करते हैं उस तरह से बुकिंग करें, वो आए अपना दवा छिड़क करके जो है चला जाए। इसी तरह से जितने ट्रैक्टर हैं एक ज़िले के, सबको मैप करके उनको एक साथ जोड़ दिया जाए। तो इस तरह से हमारे समझ से हम काफ़ी हद तक जो है कृषि को और दक्षतापूर्ण बना सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और
दूसरा जो है, किसान जब एक साथ मिल करके खेती करेंगे तो मूल्य निर्धारण में उनकी अपनी भागीदारी होगी, और इसलिए एफपीओ को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सहकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। जितनी हमारी कोऑपरेटिव्स हैं, पैक्स हैं, उनको साथ मिल करके, अब किसान जैसे मान लीजिए अगर 500 किसान हैं एक सोसाइटी में और हर किसान अलग अलग जाकर के दवा खरीदता है, तो उसको गुणवत्ता के ऊपर भी इशू आता है, प्राइस भी अच्छी अच्छा नहीं दवा मिलता। प्राइस भी नहीं मिल पाता है। लेकिन 500 किसान अगर मिल करके इकट्ठे जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसी से दवा सीधे खरीदें तो उनको अच्छी गुणवत्ता की दवा और कम दाम पे मिल जाएगा। बेचने की जब बात आती है तो किसान जो है अपना इकाई जो दवा की होती है या खाद बीज जो है वो तो खुदरे में खरीदता है, लेकिन जब उत्पाद बेचने तो ट्रॉली भर करके मंडी में जाकर के थोक में बेचता है। जबकि बेचने में अगर हम खुदरे में बेचें तो दाम ज़्यादा मिलेगा, और इकाई जब हम खरीदें इकट्ठे तो हमको सस्ते दाम पे अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। तो ये सब सारे आयाम हैं जिनके ऊपर की सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित रूप से आगे चल करके हम 2047 तक कृषि के क्षेत्र में और क्षेत्रों में भी भारत को समृद्धशाली राष्ट्र बनाने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जो आत्मनिर्भरता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में हो, चाहे वो एडिबल ऑयल खाद्यान्न तेलों के माने में हो, या दलहनी फसलों के, 3 मुख्य जो हैं हमारे सामने चुनौतियां हैं कि उर्वरक खाद के मामले में, और इसके अलावा दलहनी और तिलहनी फसलों के माने में, जहाँ पे हम अभी काफ़ी इंपोर्ट के ऊपर आधारित हैं, उसको हम किस प्रकार से बढ़ाएं और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आखिरी सवाल सर, मुझे और मेरे जैसे नौजवान को आप क्या सलाह देना चाहेंगे यदि हम कृषि में बदलाव लाना चाहते हैं, किसानों का मदद करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए, अपने किसान के लिए और अपने देश के लिए कृषि में नाम बनाना चाहते हैं? क्या आप सलाह देंगे? देखिए, ज्ञान जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सही ज्ञान किसानों तक पहुंचाना, जानकारी से उनको सक्षम करना बहुत ज़रूरी है। और एक माध्यम जो आप प्रयोग कर रहे हैं बहुत सशक्त माध्यम है। आज आपके साथ अगर मान लीजिए कि 3 लाख लोग या 5 लाख लोग जुड़े हैं, जिस दिन ये संख्या 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, और इन्फॉर्मेशन जो है घर पे बैठे बैठे किसानों को मिले, तो ये नवयुवकों का बहुत बड़ा योगदान होगा। उसी तरह से जैसे जैसे खेती जो है उसमें आधुनिकता आएगी, तो उसमें आधुनिक कृषि में युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आधुनिक खेती जो है वो ज्ञान आधारित कृषि होगी। और इसलिए युवा जो कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं या और दूसरी तकनीकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो खेती के साथ जुड़ करके अच्छा लाभ बहुत सारे युवा कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात हो या आपका जो है इससे संबंधित जो इनपुट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग की, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, उसमें आ रहे हैं। अपना जो स्टार्टअप बना करके जो युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि युवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कृषि में आगे होगी, और युवाओं को ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे कृषि पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो इसमें कम, स्टार्टअप जितने हम लोग ट्रेनिंग करते हैं उसमें आईआईटी और मैनेजमेंट वाले इंजीनियर्स आते हैं, वो ज़्यादा आते हैं, और कृषि वाले छात्र कम आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उनकी पढ़ाई की तरीका में भी हमको बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि उनको हम एक तो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा हो, उसका विश्वास उनके अंदर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे को पूरक के रूप में, जैसे जो आईआईटी से आ रहे हैं उनको कृषि के बारे में नहीं पता है, जो कृषि वाले हैं उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, सिस्टम बिल्डिंग नहीं मालूम है। तो ये साथ मिल करके काम करने की आवश्यकता है, और इसको एक साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, आपके नॉलेज शेयरिंग के लिए। जैसे मैं सुबह बोल रहा था, आपके साथ शायद एक पॉडकास्ट जस्टिस नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि इतने सारे अलग अलग विषय हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, बट हमने प्रयास किया कि जितना भी समय आपके साथ मिला उसमें कुछ लोग तक पहुंचाने का। हमारे लिए ये ऑनर है कि आप जैसे गेस्ट हमारे शो पर आते हैं। मेरे जैसे नौजवान साथ साथ जो किसान या युवा इसको देख रहे हैं, उनको आपसे सीखने का मौका मिलता है
क्योंकि आज इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, 30, 35, 40 साल का अनुभव को हम एक ऑनलाइन माध्यम के रूप में लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। सो धन्यवाद सर, एंड आपसे ज़रूर दोबारा मिलेंगे और चर्चा करेंगे, एंड कभी खेत पे या फिर कभी दिल्ली में दोबारा मिलेंगे सर। अभिनव, मैं आपका विशेष रूप से और एग्री टॉक का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने समय निकाला और बहुत अच्छे प्रश्न किए, विषय बहुत विस्तृत था और उसके ऊपर एक साथ सारी जानकारी देना, इतने समय के अंदर समेटना थोड़ा सा मुश्किल काम था। है जी। लेकिन आपने प्रश्न इस तरीके से पूछे कि मैंने भरसक प्रयास किया उन सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन आप जैसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है और हमारे समझ से जितने लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे वो प्रेरणा लेंगे, बहुत सारे नवयुवक भी प्रेरणा लेंगे और ये शुरुआत करेंगे ताकि अच्छा ज्ञान किसानों तक पहुँचे। हम किसानों को अगर ज्ञान समृद्ध बना सकें तो वही बहुत बड़ी भूमिका होगी।